मास्टर हो गया। ठीक है ठीक है। हाँ फिर नकल मास्टर जी बुलाओ। सभी ग्रुप में आवाज आ रही है मेरी? तो क्लास शुरू कर रहे हैं भाई। यस सर, यूनिट 1 में तो आ रही है। लास्ट सेमेस्टर में फंक्शनल पढ़ा था शायद आप लोगों ने, सेकंड में। अब थर्ड सेमेस्टर में हो ना तुम? ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है? थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के? सर थर्ड थर्ड। के हो? तो ये फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स है अभी तुम्हारा जो पढ़ना है हमें। और पहले यूनिट करेंगे नॉन लीनियर स्पेस, कंप्लीटनेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस, बनाक स्पेस क्या है ये सब, होल्डर मिन्कोवास्की, कैपिटल एलपी स्मॉल एलपी आरएन स्पेसिस, कंप्लीट कब है, इनकम्प्लीट कब है, ये सब पढ़ना है। हाँ उसके लिए अरे ठीक है। अब स्क्रीन भी विजिबल है सभी को? तो मीट्रिक स्पेस पढ़ा है आप लोगों ने, यूजी में पढ़ा होगा मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस होता था नॉन एम्प्टी सेट एक्स विद डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको इकट्ठा मीट्रिक स्पेस बोल दूंगा इफ एक्स इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी हो एक्स, और डी जो एक मैप है वो मेरा एक्स क्रॉस एक्स से रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन जीरो पर मैप होता था, जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी कि डी ऑफ एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और डिस्टेंस मेरी जीरो हो जाएगा इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, डिस्टेंस एक्स से वाई का और डिस्टेंस वाई से एक्स का सेम रहेगा, इक्वल होगा। एक्स से वाई पे जाओ या वाई से एक्स पे आओ, सिमेट्रिक रहेगा। और एक था ट्रायंगल इनइक्वलिटी, डिस्टेंस एक्स से जेड का अगर देखूंगा तो वो मेरा एक्स से वाई और वाई से जेड इस सम से लेस रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, इधर लेस देन इक्वल टू। विद दीज फोर प्रॉपर्टीज एनी डी अभी डी तो डिफाइन करना है, मे बी डी मैंने डिफाइन कर दिया कुछ ऐसे करके मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, कल को मैंने डी डिफाइन कर दिया एक्स माइनस वाई मॉडुलस का स्क्वायर या फिर हाफ ऑफ दिस, ऐसे करके जो डी तो somehow we need to define this d should satisfy all these four properties। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा तब बोल देंगे d इज मीट्रिक एंड एक्स डी इज मीट्रिक स्पेस। ये सब हम यूजी में पढ़ चुके हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मीट्रिक स्पेस। अब एक रहता है वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस भी पढ़ा होगा आपने। क्या होगा वेक्टर स्पेस? फिर से वही एक्स मेरा एक नॉन एम्प्टी सबसेट रहेगा, और ये वेक्टर एक्स को वेक्टर स्पेस कहना चाह रहा हूं मैं। ये एक फील्ड पर डिफाइंड होगा, एफ इज ए फील्ड। फील्ड हम आर या सी इनफाइनाइट फील्ड रियल नंबर्स का या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ले लेते हैं, और ऐसे लिखते हैं एक्स इज ए फील्ड ओवर एफ, या फिर यूजी में ऐसे लिखा होगा वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, ये वी को एक्स से डिनोट करेंगे, यहाँ पे हर जगह सब कुछ एक्स में ही लिखेंगे। मीट्रिक स्पेस है तब भी, वेक्टर स्पेस है तब भी। तो अगेन एक्स कोई सेट है, पहले तो सेट ही था, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया था तो उसको स्पेस बोल दिया था। ऐसा ही वेक्टर्स के साथ है, तब इसके एलिमेंट्स को तो एक्स के एलिमेंट्स को तो वेक्टर बोल देंगे, एफ के एलिमेंट्स को स्केलर बोल देंगे।
दो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे दैट वेक्टर्स का सम फिर से वेक्टर्स में ही हो, है? या ये v1 v2 नहीं लिखना चाह रहा मैं, x और y ही लिखना चाहता हूँ, x y की टर्म में लिख देता हूँ, आप समझ जाओ। जिसको वेक्टर कह रहा हूँ कैपिटल x वेक्टर है तो x प्लस वाई मेरा x के अंदर ही रहे और अल्फा x भी x में रहे। दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल x y फ्रॉम x एंड ऑल अल्फा फ्रॉम फील्ड। ये स्केलर मल्टीपल बोल देंगे सेकंड वाली प्रॉपर्टी को, पहली प्रॉपर्टी को वेक्टर एडिशन। इन दो ऑपरेशंस के साथ, ये दो ऑपरेशन डिफाइन कर दिए हमने, इन ऑपरेशंस के साथ अब वो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ तो 10-11 प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की, वो सब आपने पढ़ रखी हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका भी नॉलेज हमें है, मीट्रिक स्पेस का नॉलेज है हमें, वेक्टर स्पेस का नॉलेज है। मीट्रिक स्पेस के कुछ एग्जांपल हैं। सबसे आसान एग्जांपल होता है आर एन स्पेस, चाहे उसमें आर ले लो, आर स्क्वायर ले लो, आर क्यूब कर दो, 3 डायमेंशनल स्पेस कर दें, ऑल दीज थिंग्स आर मीट्रिक स्पेसिस। कैसे निकालते हैं मीट्रिक स्पेस में? डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन आर एन के अंदर एलिमेंट ऐसा दिखेगा मेरा, x इज x1 x2 xn, y इज समथिंग y1 y2, n टप्पल का एलिमेंट दिखेगा अगर आर एन से आया है तो, और इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, दिस इज समेशन एक्स आई माइनस वाई आई, इसका स्क्वायर पूरे का समेशन और इसका अंडर रूट। ऐसे करके डिफाइन करते थे हम इक्विलिडियन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, चाहे वो R2 में हो, R3 में हो, R4 में हो, किसी में हो, ऐसे करके डिफाइन करते हैं। चाहे R में हो, R में यही जब I इज इक्वल टू 1 to n, 1 से 1 ही चला जाएगा तो स्क्वायर और 1 समेशन एक ही टर्म रह जाएगी, उसका स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट, तो R में ये मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई ही बन जाएगा। सो दिस वाज Rn is the simplest example of metric space, और Rn ही सबसे आसान एग्जाम्पल है ओवर R वेक्टर स्पेस का भी। दिस Rn इज वेक्टर स्पेस आल्सो, इन्हीं एलिमेंट्स को वेक्टर भी बोल सकता हूँ मैं, x इज वेक्टर, y इज वेक्टर, उसका सम डिफाइन कर सकता हूँ दैट x प्लस वाई इज x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2, ऐसे ऐसे करके सम डिफाइन कर दिया मैंने। और अल्फा एक्स तो जो था वो है ही, अल्फा एक्स तो डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके वेक्टर्स का एडिशन भी डिफाइन कर दिया। तो ये वाला स्पेस जो कि मीट्रिक स्पेस भी है, वेक्टर स्पेस भी है, ऐसे वाले कंबाइंड स्पेस पढ़ने हैं अभी फंक्शनल में, फिर उनको बोलेंगे नॉन लीनियर स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस बन जाएंगे, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी होंगी, मीट्रिक की प्रॉपर्टी भी होगी और वेक्टर्स की प्रॉपर्टी भी होगी। और जो एक्चुअली में इसके जैसे यहाँ पे डी डिफाइन किया था, यहाँ पे वेक्टर, इस नॉन लीनियर स्पेस में जो ऑपरेटर डिफाइन करेंगे वो होगा नॉर्म ऑपरेटर। नॉर्म ऑपरेटर, वो नॉर्म ऑपरेटर से मीट्रिक भी निकल जाएगा, वेक्टर्स इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे वेक्टर्स, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है जिसमें ये दोनों चीजें मिक्स हो, वेक्टर्स भी कभी भी हम चाहें तो उसको वेक्टर्स बोल लें एलिमेंट्स को, कभी भी चाहे उनके बीच की डिस्टेंस भी निकाल लें। अब 2-3 डेफिनेशन और करेंगे पहली यूनिट में जो यूज होनी है। कन्वर्जेंस क्या होती है? कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, एक्सन कोई सीक्वेंस है, मैं बोल दूंगा दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल इफ, कब बोल देंगे? ऐसे एक सीक्वेंस है ये x1 x2 x3 डॉट 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 ऐसे जा रही है, और इसको बोल दिया कि ये एल को कन्वर्ज करेगी इफ देयर एग्जिस्ट सम एन, एक n मिल जाए, देयर एग्जिस्ट सम n such that all terms after this n, that distance between any of the term from L is less than एप्सिलॉन, n greater than equal to कैपिटल N। ये all जरूरी है भाई,
यानी कि एक ये n मिल गया कैपिटल N, इससे आगे यहाँ पे अब कोई भी टर्म उठाओ, सारे की सारी टर्म L के पास है। ठीक है, जो मर्जी टर्म उठाएं उसकी डिस्टेंस, यहाँ से xn उठाया मैंने, दिस n इज ग्रेटर देन कैपिटल N, यहाँ से आया मैंने n में भी मेरा 100 से आगे जो मर्जी टर्म उठाओ, अब इस n से आगे ऑल टर्म्स जो मर्जी टर्म उठाओ उनकी दूरी L से लेस देन एप्सिलॉन हो। अगर ऐसा है, इफ दिस इज ट्रू, कि ऐसा L भी मिले, जो कि फॉर गिवन एप्सिलॉन के लिए एक n भी मिल जाए और ये वाला काम हो जाए, उस n से आगे सारी टर्म L के पास हो, तो बोल देंगे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है L को इन मीट्रिक स्पेस XD, जहाँ पे ये सीक्वेंस मेरी X से आ रही थी और ये D फॉर्मूला यहाँ लिखा था। अब फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, ठीक है, वो बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। तो सम ऑफ द सीक्वेंस मे कन्वर्ज विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड मे नॉट कन्वर्ज विद रिस्पेक्ट टू अनदर फॉर्मूला, अनदर डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसा पॉसिबल है। एक कन्वर्जेंस की डेफिनेशन और एक करेंगे कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन। कोसी सीक्वेंस क्या होता है? ऐसी यही वाली सीक्वेंस एक्सन को कोसी सीक्वेंस बोल दूंगा मैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, दिस इज ए सीक्वेंस, xn एक सीक्वेंस थी ये, इसको बोल दूंगा दिस इज ए कोसी सीक्वेंस, CHY कोसी सीक्वेंस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n, फिर से वही एक n मिल जाए, एंड इससे आगे, उसी से आगे फिर से देख रहा हूं, एंड देयर एग्जिस्ट n सच दैट डिस्टेंस बिटवीन xn एंड xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। इस n से आगे ही दो टर्म उठानी है, xn भी उससे आगे है और xm भी उसी से आगे है, इस n से आगे, उन आपस में उन दोनों टर्म्स की दूरी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे फॉर हायर वैल्यू ऑफ n टर्म्स आपस में क्लोज आ रही हैं, उनकी आपस में दूरी लेस देन एप्सिलॉन हो रही है, तो इसको बोल देंगे कोसी सीक्वेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन है कोसी सीक्वेंस की। इन डेफिनेशंस में अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो आगे आज के लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर इन दोनों डेफिनेशंस में थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो। यही पढ़ते रहेंगे अभी कोसी और कन्वर्जेंस 1.5-2 घंटे तक। सर एक बार रिपीट कर एक दो। बार फिर से बोल रहा हूँ, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस होती है, ये सीक्वेंस तो तब बोलूंगा जब उसके नीचे मैं 1 2 3 ऐसे करके लिख पाऊं। ठीक है, इसका मतलब हो गया, वैसे सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है जिसके ऊपर नेचुरल नंबर से फंक्शन डिफाइन हो जाए, नेचुरल नंबर से एक्स पे फंक्शन हो जाए कि 1 कहाँ एसोसिएटेड है, वो x1 पे एसोसिएटेड है, 2 कहाँ पे एसोसिएटेड है, x2 पे, यानी कि इन पे 1 2 लगा हुआ है। तो ये तो होगी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उस पर ज्यादा छोड़ दो, चलो उसको मत देखो। कुछ सीक्वेंस सबको पता है क्या होती है, x1 x2 ऐसे ये लिख दिया मैंने, 1 1/2 1/3 1/4, ये एक सीक्वेंस है। ये कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कन्वर्ज कर रही है, ये देखना मुझे। ठीक है, ये कन्वर्ज करेगी 0 को, इफ डेफिनेशन कह रही है कब कन्वर्ज करेगी, कि एप्सिलॉन दे के लेके चलो भाई, तुम कोई भी एप्सिलॉन ले लिया मैंने 0.1, और अब मैं कहना चाहता हूं कि देयर एग्जिस्ट सम n, एक n मिल जाएगा मुझे, कि इनफाइनाइट टर्म्स का तो मुझे कोई ठेका नहीं है, इस n से पहले वाले जितने भी टर्म है, फाइनाइट टर्म बचेंगे n से पहले, n ही टर्म बचेंगी, कैपिटल N या n-1 जितनी भी टर्म बचेंगी, उनका तो कुछ भी हो, चाहे वो 0 के पास हो ना हो, कुछ कहीं भी हो, उनसे कोई मतलब नहीं। बट आफ्टर दिस n, इधर की जो भी सीक्वेंस देखूंगा मैं, जो भी टर्म देखूंगा इधर की टर्म, वो 0 के पास हो, उसकी दूरी 0 से इधर वाले टर्म्स की लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। फॉर ऑल n का मतलब है कि इस बैरियर से आगे, इस बैरियर से आगे सारी टर्म 0 के पास हो, तो कन्वर्जेंस बोल दूंगा मैं। तो इस केस में अगर मैंने एप्सिलॉन 0.1 ले लिया तो मेरा n कितना लेना पड़ेगा मुझे, जबकि मेरी सीक्वेंस 1/n है, 1 1/2 1/3 ये सीक्वेंस है मेरी,
तो ये सीक्वेंस है, तो ये एक्स nth में टर्म बन जाएगी मेरी 1/n, -0 लिखूं चाहे ना लिखूं, दिस थिंग शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, जो कि है मेरा 0.1। 0.1 से छोटा हो जाए तो n को क्या लेना चाहिए मुझे, अगर n को मैं 10 ले लूंगा तो इक्वल हो जाएगा, n की जगह 10 रख दूंगा तो 1/10 जो कि 0.1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1/11 अगर रख दूंगा मैं, इफ n इज 11 देन 1/n जो कि 1/11 के इक्वल है, वो पक्का लेस देन 0.1 हो जाएगा। तो ये जो n आ रहा है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जो बनाना है, इस n की वैल्यू 11 ले लूंगा मैं, 11 या 11 से बड़ा अब जो भी n हो, ठीक है, इससे बड़ा 1/12 लिखो, 1/1 लाख लिखो, 100 लिखो, जो मर्जी लिखो, ऑल दिस यहाँ पुट करूंगा, दिस डिस्टेंस इज लेस देन यूर सेलेक्टेड एप्सिलॉन, ठीक है। तो हेंस दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन। कल को मैं एप्सिलॉन को 0.001 कर दूंगा तो हो सकता मुझे जो n फाइंड करके लाना था 11 से काम नहीं चलेगा, 11 लिखने में तो, या 100 से भी काम नहीं चलेगा। 11 अगर 100 भी लिख देता मैं इधर कि 100 से आगे की टर्म देखो, 100 तक की टर्म्स को तो छोड़ दो, उससे आगे देखो तो 1/100 भी लिखता मैं, दैट माइनस जो मेरी लिमिट जिसको मैं क्लेम करना चाहता हूँ कि दिस सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है, that -0 का मॉडुलस is same as this is not less than 0.001, इससे कम नहीं है। तो n को मुझे और दूर लेके जाना पड़ेगा, नहीं 100 टर्म से नहीं काम चल रहा है, 1000 टर्म छोड़ दो, हाँ 1000 टर्म छोड़ दो भाई, तब काम चल जाएगा, ठीक है, 1000 टर्म छोड़ दो। तो अगर ऐसा n कितनी टर्म्स फाइनाइट छोड़ सकता हूं मैं, ये n मुझे ऑलवेज मिल जाए फॉर एवरी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को चेंज करेगा, बहुत छोटा करेगा तो n की वैल्यू और दूर ले जाऊंगा, 1,00,000 टर्म छोड़नी पड़ेंगी, पर फाइनाइट है ना, दैट इज आल्सो फाइनाइट, जितना मर्जी बड़ा n ले जा सकता हूँ। whenever some epsilon is given, if we can find some n, कि भाई इस n से पहले का तो ठेका छोड़ दो, उसके बाद का ठेका ले रहा हूँ, इसके बाद की सारी टर्म लिमिट l के पास चली गई सारी वैल्यूज, तो वो कन्वर्जेंट है। हर एप्सिलॉन के लिए n अगर फाइंड कर सकते हो तो, ठीक है, ये डेफिनेशन थी अपनी, फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट n, ठीक है, ये लिखा था जो फॉर गिवन एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट n, ऐसा n एग्जिस्ट करता हो जो कि ये फर्दर उससे n से आगे की सारे टर्म्स l के पास पहुंचा दे, ठीक है। और ये कोसी सीक्वेंस में क्या है, सेम चीज है, गिवन एप्सिलॉन के लिए n ढूंढना है, उस n से आगे की टर्म्स कोई भी दो उठा लो, उनकी आपस में दूरी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो वो कोसी सीक्वेंस है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम लगा दिया इस चीज पे। कन्वर्जेंस इंप्लाइज कोसी, जो भी कन्वर्जेंट होगा अगर कोई सीक्वेंस, तो वो कोसी सीक्वेंस भी होगा, कोसी सीक्वेंस भी होगा। जब अगर किसी सीक्वेंस x1 x2 ऐसे सीक्वेंस थी जो कि इस ये पता कि इस n से बाद की सारी टर्म l के पास पहुंच गई, भाई सारी टर्म l के पास है, तो आपस में दो टर्म्स की दूरी अगर देखूंगा मैं, तो दिस डिस्टेंस इज लेस देन इस पॉइंट से l की दूरी और l से इस पॉइंट की दूरी, इससे तो कम ऑलवेज होगी ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बताएगी तो कि इन दो पॉइंट्स की दूरी l वाला पॉइंट बीच में डाल दो, इनसे कम हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस एक्स एन की और एक्स एम की, ये यहाँ पे एक एक्स एन लिया मैंने, इधर एक एक्स एम लिया, कोई भी दो पॉइंट जो इस कैपिटल एन के बाद है, ठीक है, दिस एन एंड एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, फॉर दिस एन एंड एम दिस डिस्टेंस एक्स एन एंड एक्स एन और एक्स एम की दूरी लेस होगी एक्स एन से एल की दूरी प्लस एल से एक्स एम की दूरी, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कह रही है तो। और ये जो एक्स एन एल के जो पास है, ठीक है, जो कन्वर्जेंस वाला था उसमें मैं पहले से एप्सिलॉन बाई 2 लेके चल पड़ेंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन बाई 2 देयर एग्जिस्ट एन, कि ये दूरी आपस में लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाए, ये वाली दूरी भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाए, एप्सिलॉन बाई 2 कर सकते हैं ना सेट, बिकॉज द कन्वर्जेंट कह रही है फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन, तो जब एप्सिलॉन की वैल्यू दिस होगी देन आल्सो देयर एग्जिस्ट सम एन, तो एप्सिलॉन बाई 2 में कोई झगड़ा नहीं कि एप्सिलॉन के लिए एन मिल रहा था, एप्सिलॉन बाई 2 के लिए मिलेगा, उसके एप्सिलॉन से पहले लिखा एवरी गिवन,
जो मर्जी एप्सिलॉन दिया रहता है, एप्सिलॉन का आधा दिया रहता है पहले से, तो उसके लिए भी कोई ना कोई एन मिलता, वो वाला एन मैं ये लेके आऊंगा कोसी के लिए। हाँ कन्वर्जेंस, राइट हैंड साइड में कन्वर्जेंस का यूज कर रहा हूं मैं। सिंस दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू एल, तो दिस डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। सिंस दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू एल, दिस डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो टोटल दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये अब मेरी स्टेट डेफिनेशन बन जाएगी कोसी की, दैट फॉर एनी गिवन सीक्वेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन, ये वाला एप्सिलॉन गिवन है, ये एन ढूंढ दिया मैंने कि इस एन से आगे जो मर्जी दो टर्म लो x1 और x, उनकी दूरी आपस में लेस देन एप्सिलॉन हो रही है। हेंस दिस सीक्वेंस इज कोसी। तो प्रूव किया कि एवरी कन्वर्जेंट थिंग इज कोसी सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, दैट कोसी सीक्वेंस मे नॉट बी कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट की बात करें तो दिस इन जनरल नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। सो व्हेन एवर दिस इज ट्रू, तब ये डेफिनेशन आती है कंप्लीट की। स्पेस x इज कंप्लीट, कंप्लीट x इज कंप्लीट, x स्पेस को कंप्लीट बोल दूंगा इफ एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जिसमें सारे की सारी कोसी सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हो। तो कोसी इंप्लाइज कन्वर्जेंट अगर है तो उस स्पेस को बोल देंगे कंप्लीट स्पेस। ठीक है भाई, क्या बोल देंगे उसको? कंप्लीट स्पेस। आज अपना पहला टारगेट यही है, मीट्रिक स्पेस कुछ हमने ढूंढने हैं और उनको चेक करना है ये कंप्लीट है कि नहीं है। ठीक है, कंप्लीट है या नहीं है। तो कंप्लीट को क्या देखना पड़ेगा कि सारी की सारी कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ये चेक करना है। कोसी सीक्वेंस लेके चलेंगे, कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे अगर किसी स्पेस को कंप्लीट दिखाना है तो। ठीक है भाई, कंप्लीट दिखाना है तो एवरी कोसी, आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस लेके चलूंगा और उसको प्रूव करूंगा कि ये कन्वर्जेंट है। किन किन स्पेसिस को प्रूव करेंगे? अच्छा, जहां जहां ये प्रूव हो जाएगा कि एवरी कोसी इज कन्वर्जेंट, उसको कंप्लीट बोल देंगे। अगर एक भी ऐसी कोसी सीक्वेंस मिल जाए, एक भी, अगर कोई एक भी ऐसी कोसी सीक्वेंस मिल गई जो कि कन्वर्जेंट नहीं हुई, तो बोल देंगे दैट इज नॉट कंप्लीट, दैट स्पेस इज नॉट कंप्लीट स्पेस। क्लियर है भाई ये बातें? अभी अभी एग्जांपल करेंगे। ये जो स्पेस है अपने इंपॉर्टेंट हैं, एलपी स्पेस, एल इंफिनिटी स्पेस, सी ए बी स्पेस। ठीक है, ये आर एन और सी एन तो यही है, एन टप्पल के आर एन, सी में वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स अभी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो इन स्पेसिस की शक्ल देख लें, एलपी स्पेस कैसे होते हैं, सी ए पी स्पेस कैसा होता है, उसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कह रहा है, और कन्वर्जेंट और कोसी फिर देखेंगे। यहां करते हैं भाई, शुरू करता हूं मैं। आर एन, आर एन का तो बोल दिया हमने, आर एन में एन टप्पल के एलिमेंट होंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है आर एन में, फिर भी लिख लेते हैं लोग। आर एन में डिस्टेंस निकलेगी मेरी एक्स और वाई की, जो कि होगी मेरी समेशन एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर, और इस पूरे का 1/2। अब आ जाओ आप, एलपी स्पेस किसको बोलेंगे? एलपी स्पेस पहले नहीं पढ़े होंगे आपने, बिल्कुल कोई बात नहीं है, अभी देखेंगे। ये एलपी स्पेस सारे होते हैं स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस, इनको बोलते हैं स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस आल्सो। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो एलिमेंट होंगे, एलपी के एलिमेंट होंगे, वो सीक्वेंसेस होंगी, पर सारे की सारी सीक्वेंसेस नहीं है, स्पेशल सीक्वेंस है। कौन सी सीक्वेंस एलपी में होगी ये देखना पड़ेगा। ये सीक्वेंस एक्स एन बिलोंग्स टू एलपी, इसमें एलपी में जाने की कंडीशन है क्या, कि इफ दिस बिलोंग्स टू एलपी, इफ एज ए सीरीज, एज ए सीरीज, सीरीज का मतलब तो समेशन लगा दो, इस सीक्वेंस की पावर पी कर दूं, तब भी ये कन्वर्जेंट हो, कन्वर्जेंट हो।
ठीक है, एज सीक्वेंस एलपी में चली जाएगी अगर पावर पी करने पर, मॉडुलस की पावर पी करने पर और सभी टर्म्स को जोड़ देने पर फाइनाइट आ जाए। ठीक है, सीरीज में कन्वर्जेंट का मतलब होता है फाइनाइट सम फाइनाइट आ जाए उसका मतलब है सीरीज इज कन्वर्जेंट। वैसे सीरीज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कुछ और भी होती है, बोलने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे अपने यूज नहीं होगी वो, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। पर कन्वर्जेंट और फाइनाइट एक ही चीज होती है, उसी को फाइनाइट कहते हैं। अगर टोटल सम फाइनाइट आ गया तो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है, टोटल सम इनफाइनाइट आ गया तो सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है भाई, कहने का मतलब है कि सीक्वेंस एलपी में वो वाली सीक्वेंस जाएगी जिसकी पावर पी करने पर वो कन्वर्जेंट आता हो, सीरीज कन्वर्जेंट आता हो। तो एक एग्जांपल लेके चलेंगे और उससे पहले एक पावर सीरीज की बात जरूर करनी पड़ेगी, तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। पावर सीरीज होती थी समेशन 1/n की पावर पी। ठीक है भाई, 1/n की पावर पी, यानी कि 1/n स्क्वायर की टर्म 1/n क्यूब वाली सीरीज। तो ये कब कन्वर्जेंट होती थी? दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, यूजी में पढ़ा है ये, इफ p इज ग्रेटर देन 1 तब कन्वर्जेंट है, p लेस देन इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट है। ठीक है भाई, पावर सीरीज इक्वल टू 1 पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा समेशन 1/n। जब p की वैल्यू 1 कर दूंगा तो ये बन गई मेरी 1 + 1/2 + 1/3 प्लस प्लस प्लस, जो कि है मेरी डाइवर्जेंट। p की वैल्यू 2 करूंगा तो ये बन गई मेरी समेशन 1/n², जो कि है मेरा 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 प्लस 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 प्लस। तो n की p की वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो जाएगी मेरी कन्वर्जेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ आप, एक सीक्वेंस वन किसका? ना ना, वो इनफाइनाइट सम आएगा ये वाला, 1/n समेशन 1/n इज इनफाइनाइट। ये यूजी में आपने पिछले साल में कर रखा है, कोई बात नहीं, आप बाद में जाकर देख लेना, इस रिजल्ट को याद रख लो अभी के लिए, क्योंकि वहां जाऊंगा तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सब चला जाएगा मेरा। इसको मान लो कि सीरीज 1/n की पावर p कर रहा हूं तो p ग्रेटर देन 1 पर ही कन्वर्जेंट है, ये लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट है। इस रिजल्ट को आप सर्च कर लेना, पीछे मिल जाएगा पहले पिछली क्लासेस में। अभी के लिए मान लो कि n की यहाँ पावर जब 1 से ज्यादा हो जाएगी तब 3 वाली करूंगा वो भी कन्वर्जेंट। वो क्या बन जाएगी? 1 + 1/2 की पावर 3 + 1/3 की पावर 3 + 1/4 की पावर 3 एंड सो ऑन, जो भी पावर 3 आएगा। दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये सारी कन्वर्जेंट। तो 1/n एक सीक्वेंस, एज ए सीक्वेंस में प्लस 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 नहीं लिखेंगे, फिर एज ए सीक्वेंस इज 1 1/2 1/3 कोमा कोमा करके आएगा। दिस सीक्वेंस बिलोंग्स टू L1। मैं कह रहा हूं कि दिस सीक्वेंस L1 में बिलोंग करती है, नहीं करती है, L1 में ये सीक्वेंस बिलोंग नहीं करती, बट बिलोंग्स टू L2। ये बताओ भाई, व्हाई दिस सीक्वेंस इज नॉट इन L1 बट इन L2। मैं ये बता रहा हूं क्यों। L1 में या L2 में जाने के लिए, L2 में कब जाएगा? L2 में ही देखता हूं, चलो। दिस सीक्वेंस इज इन L2, व्हाई? अभी पढ़ा था हमने, कोई सीक्वेंस LP में होगा, अगर उसको जोड़ दूं और पावर P करने पर कन्वर्जेंट आता हो तो इसको एज ए सीरीज देखूं मैं, 1/n को एज ए सीरीज, और पावर P करना है तो ये 1/n की पावर P बन गया। ये अभी p को 2 लेके चल रहा हूं मैं, तो 1/n का स्क्वायर बन गया, जो कि कन्वर्जेंट होता है, ये वाला कन्वर्जेंट होता है। इसलिए दिस सीक्वेंस इज इन L2, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन L1 बिकॉज अब की बार p 1 है, पावर 1 करूंगा एज ए सीरीज और इसकी पावर 1 करेंगे, p को 1 कर दूंगा तो ये वाली बन जाएगी, जो कि डाइवर्जेंट है, वो कन्वर्जेंट नहीं, इसलिए नॉट इन L1 बट इन L2। ठीक है, क्लियर है ये बात? 1/n सीक्वेंस L1 में नहीं है, L2 में है। ऐसे L2 में नहीं है, नॉट इन L2
बट इन L3, ऐसे भी बना सकते हो, L3 में चले जाए L2 में ना हो, ऐसी सीक्वेंस बनाओ भाई, जो L2 में नहीं हो L3 में चली जाए। डोलो के बच्चे। माइक ऑन रह गया भाई किसी का? ठीक है, अपना एक बार माइक देखो, आवाज आ रही है, बच्चे की भी आ रही है, बच्चा रो रहा है। तो L2 में हो L3 में ना हो, तो आसान सी बात है कि पावर 3 करूंगा, L3 में जाने के लिए पावर 3 करना पड़ेगा। पावर 3 करूं तो ये पावर मेरी 1 से बड़ी हो जाए, तो यानी कि मुझे 1/n की पावर 1/2 ले लेता हूँ। 1/n की पावर, दिस इज ए सीक्वेंस, यानी कि ये है मेरी 1/√n सीक्वेंस। 1/√n सीक्वेंस में L2 में नहीं होगी। अब एक ही पावर, क्योंकि एज ए सीरीज और पावर 2 करूंगा तो ये 1/n बन जाएगा, जो कि डाइवर्जेंट, इसलिए नॉट इन L2। लेकिन पावर 3 करूंगा इसका एज ए समेशन, तो वो बन जाएगा n की पावर 3/2, जो कि ये p अब मेरा ग्रेटर देन 1। Now hence this 1/√n sequence is not in L2 but in L3। ऐसे इधर 1/3 कर लोगे तो L3 में नहीं होगी, L4 में चली जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके क्या दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है कि ऐसे टर्म्स जरूर हैं L2 में जो L1 में नहीं है, तो शायद L2 बड़ा होगा। फर्दर ये भी दिखा L1 इज L2 L3 ऐसे करके है भाई, प्रॉपरली कंटेन्ड होते हैं ये, ठीक है। L1 L2 में, L2 L3 में प्रॉपरली कंटेन्ड होते हैं। प्रॉपरली का मतलब क्या है कि ये वाला पक्का बड़ा है, कोई ना कोई ऐसी सीक्वेंस जरूर है जो यहाँ तो है L3 में पर L2 में नहीं है। ये जो देख रहे थे ये वाली सीक्वेंस है। ऐसे ऐसे करके एक एक एग्जाम्पल तो देख लिया, बना सकते हैं ऑलवेज ऐसा भाई। अब वाई कंटेनमेंट कैसे, वाई L1 इज कंटेन्ड इन L2, तो उसका आसान सी बात ये है कि अभी तो देखना था मुझे पावर P करके कन्वर्जेंट हो, और P+1 करूंगा और ज्यादा पावर करूंगा, है इसमें देखने के लिए 2 पावर करनी पड़ेगी, इसमें जाने के लिए 3 पावर करनी पड़ेगी। तो पावर बढ़ाने से ये सम बढ़ेगा या घटेगा? एक सीरीज, एक सीक्वेंस है एक्शन जिसमें ये गिवन है कि ये LP में है। LP में होने का मतलब है कि एज ए सीरीज इसकी पावर P करने पर ये सम मेरा फाइनाइट आ रहा है। तो मैं चेक करना चाहता हूं क्या यही सीक्वेंस LP+1 में होगी क्या? इसमें तब जाएगी ये इफ एज ए सीरीज इस एक्शन की पावर P+1 कर दूं फाइनाइट, तो ये मेरा रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। अगर पावर बढ़ाने पर सीरीज सम और भी छोटा हो जाए पहले वाले सम से, इस सम से। क्लियर है भाई ये बात है? लेकिन पावर बढ़ाने से लेकिन टर्म छोटी होती है कि बड़ी होती है? पावर बढ़ाएंगे तो वो तो डिपेंड करता है कि 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, उस पर डिपेंड करेगा। एक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी है तब तो पावर बढ़ाने से बढ़ेगी, 1 से छोटी है तो पावर बढ़ाने से वैल्यू कम होएगी। 1 से छोटे की पावर बढ़ाएंगे तो छोटा और भी छोटा होता जाएगा, जितनी पावर करूंगा और छोटा होता जाएगा। तो अगर ये टर्म्स मेरी 1 से छोटी हूं तब तो पावर बढ़ाने पर ये और भी छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे इस सम के अंदर, ठीक है, अगर 1 से छोटी हो तो। पर ये रिजल्ट हम यूजी में ये रिजल्ट भी जरूर पढ़ा होगा आपने, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो एज ए सीक्वेंस वो पक्का 0 को कन्वर्ज करती है। अगर 0 के पास नहीं जा रही है वो, तो प्लस 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 करता रहूंगा इन्फिनिटी तक, और 0 के पास जा ही नहीं रहा तो पॉजिटिव 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 कंट्रीब्यूशन और इनफाइनाइट टाइम्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कभी फाइनाइट नहीं बच पाएगा, वो हमेशा इनफाइनाइट। इसलिए whenever a series is convergent, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो एज ए सीक्वेंस
भी कन्वर्ज करता है और जीरो को कन्वर्ज करता है। तो ये वाली सीरीज जो कि फाइनाइट थी, कन्वर्जेंट थी, तो ये वाला अंदर वाला पार्ट जीरो कन्वर्ज करेगा, एक्सन भी जीरो को करेगा। एक्सन जीरो को कहता है, एक्सन की वैल्यू जीरो के पास होगी, जीरो के पास एक से छोटी होगी, और ज्यादा पावर करूंगा तो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई, इसलिए कह सकता हूं कि अगर एलपी में कोई है तो एलपी प्लस वन में भी होगा, एलपी प्लस टू में भी होगा। हैंस पर भी कन्वर्जेंट आ जाए एज ए सीरीज, वो उसके एलिमेंट हैं। दो टर्म्स इनफाइनाइट, ठीक है, ये इसको वेक्टर बोल देंगे। ये अगर ये वेक्टर स्पेस है तो ये सीरीज इज ए वेक्टर। दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो टप्पल वाइज, एलिमेंट वाइज जोड़ दूंगा, पहला पहला एलिमेंट जोड़ दो, दूसरा दूसरा जोड़ दो। अगर एक और दो सीक्वेंस हो तो एक्स एन वाई एन दो सीक्वेंस हैं तो टप्पल वाइज को जोड़ते जाओ, x1 को y1 में, x2 को y2। ये एडिशन डिफाइन कर दिया मैंने। अब डिस्टेंस देखता हूं, हाउ टू डिफाइन डिस्टेंस बिटवीन xn एंड yn सीक्वेंस, xn सीक्वेंस एंड yn सीक्वेंस। अब इसके एलिमेंट सीक्वेंसेस हैं एलपी में, एंड बोथ आर फ्रॉम एलपी। ठीक है भाई, दोनों की दोनों एलपी से हैं, पी कुछ भी हो। देन डिस्टेंस इज समेशन xn माइनस yn, इस p पावर कर करके जोड़ते जाओ और टोटल की पावर 1/p कर दो। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिफाइन कर दिया हमने। विद दिस डिस्टेंस फॉर्मूला एलपी एक मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। चेक करना पड़ेगा भाई मीट्रिक स्पेस बनेगा। ये डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा इस सीक्वेंस के इक्वल हो। और भी जो प्रॉपर्टी थी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एक्स से वाई की, वाई से एक्स की दूरी, इससे इसकी, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है। एक्स एन माइनस वाई एन करो चाहे वाई एन माइनस एक्स एन करो। ठीक है, जीरो कब होगा? जब ये मॉडुलस वाली हर टर्म जीरो हो। यहाँ तो n फ्रॉम 1 to infinity है और पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम है, सारी की सारी जीरो होंगी तब जीरो होगा। तो यानी कि xn इक्वल टू वाई एन फॉर ऑल n हो जाए तो xn सीक्वेंस yn सीक्वेंस के इक्वल बन जाएगा। हमेशा पॉजिटिव आएगा, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव आएगा हमेशा, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस पॉजिटिव है, उसकी कुछ भी पावर करो वो भी पॉजिटिव है, जोड़ दो अब भी पॉजिटिव है, 1/p पावर कर दो अब भी पॉजिटिव है। ठीक है, नन ऑफ देम इज मेकिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड। सिर्फ ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को थोड़ी देर बात करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर इसकी आएगी तो 16 नंबर की आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एलपी स्पेस की ट्रायंगल इनइक्वालिटी। उसको बोलते हैं मिन्कोवस्की इनइक्वालिटी। ठीक है, मिन्कोवस्की इनइक्वालिटी थोड़ी देर में करेंगे। तब तक मान लो कि चलो ये एक मीट्रिक स्पेस ऐसे करके बन गया। अब इसका कुछ नहीं, अभी कन्वर्जेंस कंप्लीट है कि नहीं है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले एक और स्पेस CAB और देख लें, बार बार यूज होंगे ये दोनों। CAB स्पेस क्या है? एलपी समझ में आ गया भाई, स्पेस कैसा है, एलिमेंट कैसे दिखेंगे, दूरी कैसे डिफाइन करूंगा, कौन सी सीक्वेंस उसमें जाएगी, कौन सा किसमें कंटेंट है। L1 L2 में प्रॉपरली कंटेंट है, L2 में जरूर मिलेगी ऐसी सीक्वेंस जो L1 में नहीं थी। ऐसा ही L3 L4 बढ़ते जाएंगे। एक L इन्फिनिटी भी बच गया, L इन्फिनिटी को पहले पढ़ लेते हैं चलो। अभी ऐसे कंटेंट होते होते L इन्फिनिटी में कंटेंट हो जाएंगे, L1 L2 में, और ये सब। L इन्फिनिटी क्या है? दिस इज स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस। बाउंडेड सीक्वेंसेस, सारी बाउंडेड इकट्ठी कर दी, जितने भी बाउंडेड सीक्वेंसेस थी। तो ये वेक्टर स्पेस होगा क्या? ये वेक्टर स्पेस, दो बाउंडेड सीक्वेंस ले लूं मैं, उनको जोड़ूंगा तो क्या आप भी बाउंडेड रहेगा? हाँ बाउंडेड रहेगा, बाउंडेड प्लस बाउंडेड बाउंडेड रहता रहेगा, तो वेक्टर एडिशन होल्ड। स्केलर मल्टीपल करूंगा मैं, बाउंडेड सीक्वेंस को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब भी बाउंडेड रहेगी, आप भी बाउंडेड रहेगी। हेंस एलपी स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस। दिस इज वेक्टर एडिशन, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एल इन्फिनिटी, एलपी में भी ऐसा ही है। अगर एज ए सीरीज पावर पी करने पर कन्वर्जेंट हो रही है और दूसरा भी ऐसी ले ली मैंने सीरीज, दोनों को ऐड कर दूंगा तब चेक करूंगा तो तब भी कन्वर्जेंट आएगा। उसका वो और ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हमने छोड़ दिया अभी, दोनों का एक ही प्रूफ है। जब प्रूफ करेंगे तब बोल दूंगा मैं कि देखो ये चीज हमने पहले बोल रहे थे।
प्रूविंग दिस थिंग ए वेक्टर स्पेस, उसमें मुझे वेक्टर एडिशन को सम भी मेरा फिर से एलपी में जाना चाहिए, और एलपी में जाने की यही कंडीशन है, पावर पी कर दूंगा सम के ऊपर, तब वो मेरा कन्वर्जेंट हो जाए एज ए सीरीज। तो वो वाला काम फिर से आएगा एलपी में। अभी एल इन्फिनिटी में तो सीधा ही दिख रहा है, बाउंडेड प्लस बाउंडेड इज, ठीक है। मीट्रिक स्पेस, इसमें मीट्रिक क्या डिफाइन करेंगे कि दो सीक्वेंसेस के बीच की दूरी, एक्स एन और वाई एन के बीच की दूरी, इसको डी इन्फिनिटी लिख देते हैं, पहले वाले को डीपी लिखा था ना, डी इन्फिनिटी ऊपर लिख देते हैं लोग, ऊपर लिखो नीचे लिखो तो नोटेशन है। दिस इज सुप्रीमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, फॉर ऑल आई है, नीचे आई लगा दो बस, फॉर ऑल आई। तो टप्पल वाइज दूरी निकालते रहो, जो सुप्रीमम आ जाए, जो सबसे ज्यादा सुप्रीमम उस सेट का जो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज डिस्टेंस। विद दिस डिस्टेंस फॉर्मूला एल इन्फिनिटी भी कंप्लीट बनेगा, ये सारे एलपी भी कंप्लीट बनेंगे, और वेक्टर स्पेस भी बनेंगे, ठीक है। तो एल इन्फिनिटी में सिर्फ स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस, और भी कुछ कुछ बीच में बच गए। ये वाली एक बार फिर से जाता हूं, क्योंकि इनके ऊपर वो कंडीशन थी कि एज ए सीरीज पावर पी करने पर फाइनाइट आए, और सीरीज फाइनाइट होने पर, कन्वर्जेंट होने पर हमें पता चला कि जो सीक्वेंस जो एलपी के अंदर जानी है वो तो एक्चुअली जीरो को कन्वर्ज कर रही होंगी फिर तो, क्योंकि वो एज ए सीरीज कन्वर्जेंट है। एज ए सीरीज कोई कन्वर्जेंट है तो एज ए सीक्वेंस पक्का जीरो को ही कन्वर्ज करती है, ये हम बोल के आ रहे। तो ये सारे एलपी स्पेसिस जो भी थे वो तो सारे की सारी जीरो को कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंसेस ही हैं, सारी सीक्वेंस जीरो को ही कन्वर्ज करती है सारी एलपी में। तो इसको मैं अलग से स्पेस बना दूं, वो वाला स्पेस जिसमें ऑल सीक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू जीरो हो, तो ये तो सारे इसी में कंटेंट हो जाएंगे, ऑल सीक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू जीरो, ठीक है, कन्वर्जिंग टू जीरो, सी जीरो लिख दिया उसको। फिर आ जाएगा सी एक स्पेस ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। तो ये सारे L1 L2 LP ये सी जीरो में कंटेंट, सी जीरो सी में कंटेंट, और सारी कन्वर्जेंट वाली बाउंडेड होंगी वो एल इन्फिनिटी में कंटेंट। एल इन्फिनिटी में थी बाउंडेड सीक्वेंसेस, सारी बाउंडेड सीक्वेंसेस, ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस, ऑल बाउंडेड, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये L1 L2 में, L2 L3 में, डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं पे सी जीरो जीरो आएगा, वो सी जीरो में कंटेंट है, वो सी में कंटेंट है, ठीक है, सी में सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपरली कंटेंट है, और वो फिर कहीं जाके एल इन्फिनिटी में कंटेंट है। बीच में किस कुछ और फंसाना तो और भी डल सकता है कहीं ना कहीं, सी जीरो जीरो भी होता है कभी आ जाए तो, इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस, इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस यानी कि वो वाली सीक्वेंसेस जिनमें सिर्फ फाइनाइट टर्म ही नॉन जीरो हो, और बाकी की सारी टर्म जीरो ही हो, सिर्फ फाइनाइट टर्म्स ही नॉन जीरो हो सकती हैं, ओनली फाइनाइट टर्म्स नॉन जीरो, ऐसी वाली सीक्वेंसेस को इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस बोलते हैं भाई, ठीक है। तो वो वाली भी ऑटोमेटिकली जब उसमें सारी टर्म जीरो ही हैं फाइनाइट को छोड़ के, तो उस फाइनाइट से आगे एन ले लूंगा मैं, लो भी उसके बाद की सारी टर्म जीरो के पास हैं, हाँ जीरो के पास क्या जीरो ही हैं, तो वो भी कन्वर्जेंट है, जीरो को ही कन्वर्ज कर रही हैं, तो वो कंटेंट हो जाएगा मेरा सी जीरो में, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू जीरो, ठीक है। तो ये सब मेरे सारे के सारे वेक्टर स्पेस भी हैं, ये कोई भी ऐसे दो सीक्वेंस उठाऊंगा जो जीरो को कन्वर्ज करती हूँ, तो दोनों को ऐड कर दूंगा, अब भी जीरो को ही कन्वर्ज करेंगे। इसमें से कोई दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस उठाऊंगा तो उनका सम भी कन्वर्जेंट ही होगा, दो इवेंचुअली जीरो का सम भी इवेंचुअली जीरो ही होगा, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी यही रहेंगे। तो ऑल दीज आर वेक्टर स्पेसिस, और ये कुछ इस तरह से कंटेनमेंट रहता है। कंप्लीटनेस भी देखेंगे इनमें से, एलपी तो सारे कंप्लीट हैं, सी जीरो जीरो कंप्लीट नहीं है, इसको झगड़ा हो जाएगा, दिस इज नॉट कंप्लीट। तो ये क्लोज्ड सेट भी नहीं है, क्लोज्ड एंड कंप्लीट एक ही बात होती है, अगर बड़े वाला कंप्लीट हो तो कोई कंप्लीट, क्लोज एंड कंप्लीट। ये यूजी में रिजल्ट क्या होगा एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में पर कभी भी यूज हो जाएगा, दैट इफ
x इज, ये x मेरा बड़ा स्पेस है, इसके अंदर एक सबसेट है A, ठीक है, और x कंप्लीट गिवन हो, x कंप्लीट गिवन हो, देन रिजल्ट है कि A इज क्लोज्ड, क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ A is complete set, A is complete set, ठीक है। तो completeness and closeness are same in the case when the bigger one is complete, अगर बड़े वाला कंप्लीट हो तब उसके अंदर क्लोजनेस एंड कंप्लीटनेस आर द सेम थिंग। और यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा है एल इन्फिनिटी, इसको ये कंप्लीट होता है, तो इसके अंदर जो जो कंप्लीट होंगे वो क्लोज्ड भी हो जाएंगे, और ठीक है, क्लोज सबसेट भी बन जाएंगे। तो चलो ये सब बातें बाद में, पहले सीएफबी को और देखें एक बार क्या है। सीएफबी में है भाई सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस, ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, सारे के सारे फंक्शंस जो कि ए बी डोमेन से और आर पर डिफाइंड हो, रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है, ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस, ये इकट्ठे कर लिए, सारे कंटिन्यूअस फंक्शन इकट्ठे कर लिए। और उसको कह रहा है कि दिस इज ए मीट्रिक स्पेस, आल्सो ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस देखना बहुत आसान है, क्यों? बिकॉज वेक्टर स्पेस में होता था वेक्टर एडिशन, वहीं पे हो, दो कंटिन्यूअस फंक्शन उठाऊंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो अब भी कंटिन्यूअस रहेगा। हमने पढ़ते आ रहे हैं बहुत, पता नहीं कब से, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो वेक्टर एडिशन होल्ड। स्केलर मल्टीपल क्या कहेगा? अगर एफ फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो अल्फा एफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अब भी कंटिन्यू, हाँ भी रहेगा भाई। तो दोनों प्रॉपर्टी होगी मेरी, एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस और अल्फा एफ भी कंटिन्यूअस, यहीं पे मिलेंगे दोनों। तो दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। मीट्रिक स्पेस कब होगा ये? जब इसके ऊपर मैं डिस्टेंस डिफाइन कर दूं। अब डिस्टेंस हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस तो बहुत सारी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक पी से नोटेशन कर देते हैं, डी पी, दैट डी पी ऑफ एफ एंड जी इज इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एफ टी माइनस जी टी इसकी पावर पी, और उसका इंटीग्रेशन ए से बी, और इस पूरे की पावर 1/p। ये तो मैंने फॉर ऑल पी, पी चाहे 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लेते रहो, फॉर ऑल पी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज ए मीट्रिक, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज ए मीट्रिक। ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा। आप इसकी वो ट्रायंगल इनक्वलिटी फलाना झगड़ा वो चेक करो तो कर लो, ठीक है। ये सारे मीट्रिक हैं। और इन्फिनिटी के लिए डी इन्फिनिटी एफ जी डिफाइन कर देते हैं, दिस इज मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी, एंड टी इज फ्रॉम ए बी डोमेन, ए बी इंटरवल, ठीक है। जो फंक्शन एफ टी माइनस जी टी का जो मैक्सिमम है दैट इज डी इन्फिनिटी डिस्टेंस। इन्फिनिटी को नीचे लिख लेता हूँ, नीचे ठीक रहता है लिखना, डी इन्फिनिटी, और ये डी पी को भी नीचे कर देते हैं, डी पी, ठीक है। अब ये दो इस डीपी में भी खास तौर पर जो डी1 डिस्टेंस होगा, डी1 ऑफ एफ जी पी को जब 1 कर दूंगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एफ माइनस जी डी टी, एफ टी माइनस जी टी डी टी, ए से बी तक, ठीक है। पावर 1 कर दी और पूरे ही पावर 1/1 कर दी, तो एक ही बात है। दिस इंटीग्रेशन एफ टी माइनस जी टी का इंटीग्रेशन, दिस इज डी1, और मैक्सिमम ऑफ एफ टी माइनस जी टी, दिस इज डी इन्फिनिटी। ये दो डिस्टेंस फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस में। डी1 के साथ तो ये कंप्लीट नहीं बनेगा, डी इन्फिनिटी के साथ कंप्लीट बन जाएगा, दैट सी ए बी विद एफ माइनस। हाँ भाई, हाँ भाई, ये भाई 5 बजे से शुरू हो रखी है, 7 बजे तक चलेगी।
चल कोई बात नहीं, अभी अभी अटेंडेंस डाल दो, 5 से 6 वाले की अटेंडेंस डाल दो, 3 ग्रुप्स में डाल दो, ठीक है। और कल कल भी 5 बजे वाला लिंक नहीं चलेंगे, परसों भी नहीं चलेंगे, संडे संडे को जाके चलेंगे, सैटरडे तक यही। भाई हमने तो ग्रुप ग्रुप में भी डाला था, कल से डाल रखा है, आज भी डाला है ग्रुप में। आप ग्रुप में नहीं होगे तो अपने इन बैचमेट्स को बोल के ग्रुप में ऐड हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप, किसी ग्रुप में तो ऐड हो। आइसोलेटेड पड़े रहोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन क्यों डिफाइन किया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन क्यों ले आया। देखो क्यों ले आया का कारण नहीं होता, एक x और एक d डिफाइन करना होता है हमें। उस d के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिस्टेंस की, अगर वो है तो उसको मीट्रिक स्पेस बोल देंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पे x तो ले लिया मैंने सारे कंटिन्यूअस फंक्शन, और उसका नोटेशन भी अलग दे दी, सी ए बी दे दी, a से b डोमेन पर। और d मैंने डिस्टेंस दो फंक्शंस, दो दो इसके दो एलिमेंट f और g, उनके बीच की डिस्टेंस ऐसे करके डिफाइन कर दी। और वो डिस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज होती थी, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली एफ इज इक्वल टू जी, और ट्रायंगल इनक्वलिटी, और डिस्टेंस एफ से जी की, जी से एफ की सेम रहेगी, उन सब कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करेगा। ये सब डिस्टेंस फॉर्मूला सेटिस्फाई करेंगे, ये डी इन्फिनिटी भी सेटिस्फाई करेगा। आप इसको बैकग्राउंड में अपने ट्राई कर सकते हो। हेंस सी ए बी विद ऑल डीपीज है, और वेक्टर स्पेस ऑलवेज है। फर्दर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये सब मीट्रिक स्पेस है, ये सब सूची में कर, वो सारा एलपी और सीएबी और यही सब चलते रहेंगे। यार मैं वहीं से शुरू कर दूं, आपको पीछे पता ही ना हो उसके एलिमेंट कैसे दिखते हैं, एलपी में कौन होता है, सीएबी में फंक्शन क्या है, उसके एलिमेंट यही नहीं दिखते होंगे तो काम कैसे चलेगा। इसलिए ये दो दो तरह से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डिफाइन किया है सीएबी पर। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एफ ऑफ टी है आइडेंटिटी फंक्शन टी, एंड जी ऑफ मेरा एफ पता चल रही है यहाँ से, तो ये है मेरा एफ, और दूसरा फंक्शन ये है मेरा जी। क्लियर है भाई, ये वाला तो एक्स स्क्र टी स्क्र फंक्शन, और ये आइडेंटिटी फंक्शन है एफ टी इज इक्वल टू टी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो मर्जी समझो, ठीक है। ये दो फंक्शंस के बीच की दूरी निकालनी थी, एक एफ के और एक जी के, इसके बीच की दूरी। तो एक तो कह रहा था कि इंटीग्रेशन कर दो, मान लिया कि 0 से 1 ही निकाल रहे हैं हम, 0 से 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। C01 कंसीडर कर रहा हूँ मैं, C01 के अंदर देख रहा हूँ इनको। तो 0 से 1 तक t माइनस टी स्केयर का इंटीग्रेशन कर दो भाई, dt। ये निकाल दोगे आप, ये क्या देगा, ये देगा मेरा एरिया बिटवीन दीज टू फंक्शंस। ये मेरा जो दो फंक्शंस के बीच का जो भी एरिया है दैट इज डिस्टेंस, ये d1 डिस्टेंस आ जाएगी, जो भी आएगी, ठीक है। टी स्केयर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, लिमिट रखो 0 1 1 पुट किया, -0, जो भी आ गया आंसर, मुझे मतलब नहीं है उससे। डी इन्फिनिटी क्या बताएगा, डी इन्फिनिटी कहेगा डी इन्फिनिटी इज मैक्सिमम ऑफ एफ टी माइनस जी टी, ये है भाई। और टी पूरे डोमेन पे वेरी करेगा ए से बी तक, यानी कि हर पॉइंट पर ये टी वेरी करेगा, और एफ टी ये वैल्यू, जी टी ये वैल्यू, इनके बीच की दूरी, ये जो हाइट है, ये जो है वर्टिकल जो डिस्टेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की, ठीक है। एक ये था, एक ये था, ये वाली डिस्टेंसेज निकालनी, इनमें जो सबसे ज्यादा होगी, उनमें जो मैक्सिमम होगा, दैट इज माई डिस्टेंस। तो कैसे निकलेगा ये निकलेगा, क्योंकि मुझे ये दूरी निकालनी है भाई, ये इस एक ऊपर वाले करो पे, एक नीचे वाले करो पे, यानी कि t माइनस टी स्क्र जो फंक्शन बन गया इनका, इसका मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा t माइनस टी स्क्र का है f माइनस जी, जो कि मेरा f माइनस जी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, f माइनस जी की मैक्सिमम। तो वो हो जाएगा मेरा, कैसे निकलेगा ये, इसका डेरिवेटिव करोगे इस फंक्शन का, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस 2t,
उसको 0 पुट करूंगा, टी आ जाएगा मेरा 1/2, 1/2 को इसमें ले जाके पुट कर दूंगा, वो आ जाएगा मैक्सिमा भाई। 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 आ गया। तो डी इन्फिनिटी डिस्टेंस आ गई मेरी 1/4 बिटवीन दिस एंड दिस फंक्शन। चाहे इसको x और x स्क्वायर लिखते तो ऐसे भी लिख सकते थे, x और x स्क्वायर के बीच की दूरी 1/4 डी इन्फिनिटी डिस्टेंस। D1 डिस्टेंस कुछ और आ जाएगी, 1/4 नहीं आएगी, वो कुछ और वैल्यू आएगी, दैट इज एरिया, दिस जितना एरिया था वो उसके इक्वल आएगी। ठीक है, ये तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन भाई, वो D1 क्या दिखा रहा है, डी इन्फिनिटी क्या दिखा रहा है। तो ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शंस के बीच की दूरी की भी बात की जा सकती है। अब चलते हैं कंप्लीटनेस पे, इनमें से कौन सा कंप्लीट है कौन सा कंप्लीट नहीं है, और उसको प्रूव करना। लगभग सारों में से सारे के सारे प्रूफ एक जैसे हैं, एक जैसे प्रूफ होंगे, क्योंकि प्रूफ ही एक चीज करना है और उनका प्रोसेस भी सेम होगा, पर लिखते टाइम थोड़ा अलग तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि उनके एलिमेंट्स अलग तरह के दिखते हैं, CFB के अलग दिखते हैं, LP के अलग दिखते हैं, RN के अलग दिखते हैं। तो कंप्लीटनेस एक बार फिर से याद करवा रहा हूं। कंप्लीटनेस होता था इफ every Cauchy sequence is convergent, तो उस स्पेस को बोल देते थे कंप्लीट। X is complete if every Cauchy sequence is convergent। ठीक है भाई, जब बच्चे 5 बजे किसी दूसरी क्लास में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे और अभी यहाँ पहुंचे हैं, वो कल क्लास में आने से पहले LP स्पेसिस क्या हैं, RN स्पेस क्या है, CAB स्पेस क्या है, ये मेरे मैट्रिक्स स्पेस हैं तो क्यों हैं, ये मेरे वेक्टर स्पेस हैं तो क्यों हैं, कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, एंड कोसी सीक्वेंस किसको कहते हैं, ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया। इनकी शक्ल कैसी है, L इन्फिनिटी क्या है, ठीक है, ये सब चीजें हमने पिछले 1 घंटे में पढ़ी हैं, हम उससे आगे चल रहे हैं। कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन और कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कर चुके हैं हम। और इफ एवरी कन्वर्जेंट वाली ऑलवेज कोसी होती थी, पर उल्टी जरूरी नहीं थी। तो व्हेन रिवर्स इज आल्सो ट्रू, व्हेन एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तब उस स्पेस को कंप्लीट बोलते थे। तो पहले प्रूव करूंगा मैं RN इज कंप्लीट, और बाकी के सारे उसी के जैसे बुक में दिखाऊंगा कि इसी तरह से प्रूव कर रखे हैं, बाकी सारे में यही काम है। तो स्टेप्स याद समझना जरूरी है। RN कम से कम एक का, RN सबसे इजी पड़ेगा समझाने में, इसलिए मैं RN से शुरू कर रहा हूँ। RN कंप्लीट है ये प्रूव करना है भाई। तो कंप्लीट प्रूव करने से पहले 2-3 चीजों का पता होना चाहिए कि कंप्लीट का मतलब तो ये था एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो एवरी को कन्वर्जेंट दिखाना है, एवरी कोसी को, तो कोई एक आर्बिट्रेरी लेके चलेंगे, लेट XN बी आर्बिट्रेरी, जो मर्जी हो है, सभी के लिए हो जाएगा रिजल्ट। फिर कोसी सीक्वेंस है, और लास्ट में जब प्रूव करना है तो प्रूव कर देंगे हेंस XN इज कन्वर्जेंट। तो हर कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये बात क्लियर है, क्योंकि डेफिनेशन कह रही थी कंप्लीट तब बोलूंगा जब सारी की सारी कोसी कन्वर्जेंट हो, तो जो मर्जी कोसी लेके चलूं कन्वर्जेंट प्रूव कर दूं, ये तो मेरा टारगेट है। अब इस टारगेट के बीच में कन्वर्जेंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कोसी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एक बार फिर से लिख देता हूं जल्दी जल्दी। XN को मैं कन्वर्जेंट बोलूंगा इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 there exists n such that distance between XN and L, जो लिमिट है मेरी, तो लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी, this is less than epsilon for all n greater than equal to n, ये जो n फाइंड किया उससे आगे की सारी टर्म इस L के पास चली जाए तो कन्वर्जेंट था। कोसी कब था, यही सीक्वेंस, फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 there exists n such that distance between XN and XM is less than epsilon for all NM greater than equal to capital N। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है मेरी x1 x2 डॉट 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 एक n मिल जाए, इससे आगे की जो मर्जी 2 टर्म उठाऊं मैं XN और XM, उनकी आपस में दूरी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल रिजल्ट है, इससे आगे कोई भी 2 टर्म उठाए, और इसमें क्या था, इसी n से आगे कोई भी एक टर्म उठाऊं और दूसरी टर्म को L ही रखना है मुझे,
ठीक है, जो मर्जी टर्म उठाऊं n से आगे वो l के पास हो, ये दोनों में डिफरेंस। तब ये लेके चल रहा हूं मैं कोसी, ठीक है भाई, एक्शन कोसी सीक्वेंस है एक। तो एक्शन जब कोसी सीक्वेंस है तो एक बार तो इसकी शक्ल देखते हैं भी। x1 इसके जो सीक्वेंस है, एक्शन जो कि है मेरी x1 x2 डॉट डॉट डॉट, दिस इज द सीक्वेंस। इसमें पहली टर्म कैसी दिखेगी, x1 दिखेगा मेरा, x1 x2 x3 xn, और सबके ऊपर लिख देता हूं मैं 1 क्यों, क्योंकि ये पहला टर्म है। x2 ऐसे ही, वाई एन टप्पल क्यों लिखे, क्योंकि ये सब आर एन से आ रहे हैं, आर एन के अंदर प्रूव कर रहा हूं मैं। यहीं से चेंज हो जाएगा अगला प्रूफ, जब सी एफ बी में लिखूंगा तो ये कुछ और होगा, एल पी में लिखूंगा तो ये इन्फिनिटी तक लिखना पड़ेगा मुझे, x1 इज अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि एलपी में तो सीक्वेंसेस थी, सीक्वेंस लिखनी पड़ेगी, एन टप्पल का एलिमेंट नहीं होगा उधर। तो दिस इज अगेन x1 x2 x3 xn, लेकिन अब की बार ऊपर लिखेंगे 2। ठीक है भाई, ऐसे ही चलता रहेगा। कोई भी एक्स आर आर्बिट्रेरी लिखूंगा मैं, एक्स आर, वो हो जाएगा मेरा x1 x2 x3 xn ऊपर r। क्लियर है भाई डिस्टिंक्शन? ऐसे करके ये सीक्वेंस है नीचे की तरफ, क्योंकि आर एन के अंदर की सीक्वेंस ले रहे हैं एन टप्पल्स की, हर एलिमेंट एन टप्पल का है। तो भाई मुझे डाटा ही बंद करना पड़ेगा, मेरी माँ तो मानना ही फोन नहीं करी जाएगी। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था पूछो भाई जल्दी। सर, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लास है, थर्ड सेमेस्टर के लिए? भाई फंक्शनल एनालिसिस की क्लास है, अब आपका कोर्स में है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा, ओके सर। फंक्शनल एनालिसिस थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है। ओके सर लीव कर हाँ, जो सकते हैं हम? फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के नहीं हो जाओ भाई तुम गलती से आगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, अभी नहीं होंगी, वो पिछले वीक थी। सर आपने फर्स्ट सेमेस्टर वाले ग्रुप में मैसेज कर रखा था। मैंने तो बाकी सब बच्चे 5 बजे कैसे ज्वाइन कर गए इतने सारे? वो नहीं पता सर, क्या? आपने उसमें फर्स्ट वाले में भी मैसेज कर रखा है। हाँ कर रखा होगा यस मुझे, सर। हाँ वो पता नहीं चला होगा मुझे कौन से साल का कौन से ईयर सेमेस्टर का है। मैंने जो भी ग्रुप थे एमएससी डीडी के, 2 ग्रुप थे, दोनों में डाल दिया था। तो चलो वो फर्स्ट ईयर का भी काम है, ये रियल एनालिसिस में वो भी पढ़ रहे होंगे आरएन, उनके भी आ जाएगा आरएन कंप्लीट, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया होगा, बुरा नहीं है अगर किसी ने पढ़ लिया तो। चलो आगे चलते हैं। यस सर। सर एक क्वेश्चन और पूछना था सर। सर बुक्स है अवेलेबल है भाई, डिपार्टमेंट में अभी? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। टेक्निकल क्वेश्चन भी किसी का है क्या भाई? नहीं, टेक्निकल सबको समझ में आ रहा है, चलो ये बहुत अच्छी बात है। एक्शन ऐसे सीक्वेंस थी, ठीक है भाई, ये यहाँ से मैंने आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ली फ्रॉम आर एन में एन टप्पल के एलिमेंट दिखते हैं, इसलिए सीक्वेंस की सारी टर्म अलग से, पहली दूसरी टर्म, तो ये सीक्वेंस अब नीचे की तरफ जा रही है, इधर इधर इधर, ये कहाँ जाएगी वो देखना है, कन्वर्जेंट है कि नहीं। ये कोसी लेके चला हूँ, कोसी का मतलब था ये वाला कि देर एग्जिस्ट फॉर गिवन। अच्छा प्रूव क्या करना है वो वहां से शुरू करेंगे, प्रूव करना है इसको, कोसी तो है, इसको प्रूव करना कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट के लिए कह रहा है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो हम लेके चलेंगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, कोई भी एप्सिलॉन गिवन हो, ठीक है। इस एप्सिलॉन के लिए एन फाइंड करना है जो कि फर्दर कुछ करे। अब हम इस एन को नहीं करेंगे, पर ये नीचे वाला, क्योंकि कोसी गिवन है तो हर एप्सिलॉन के लिए ये कोई एन जरूर मिलता जो नीचे वाला काम करता, तो ये नीचे इसके लिए ढूंढ के लाते हैं पहले तो एन। अच्छा, सिंस दिस इज कोसी सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट सम एन सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स आर एंड एक्स एम is less than epsilon for all r m greater than equal to capital N। ठीक है भाई, डेफिनेशन सेम लिखी है, n नहीं लिखा मैंने क्योंकि ये n यहाँ पे n टप्पल, आर एन के ऊपर भी n, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग वाला n, कंफ्यूजन बढ़
बढ़ाता तो आर लिख लिया हमने, एन से आगे जो मर्जी आर और एम हो, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये डेफिनेशन। अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वो तो स्पेस पे डिपेंड करेगा। कल को एलपी होगा तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इधर। ये तो कह रहा है कि डिस्टेंस का मतलब है समेशन एक्स आर की कोई भी एक्स आर का, ओके, तो नीचे आई करना पड़ेगा, ऊपर आर करना पड़ेगा, ठीक है ये। और ऐसे ही एक्स एम का कोई भी एलिमेंट ऐसे दिखेगा, ऊपर एम मिलेगा। टप्पल वाइज दिस डिस्टेंस का स्क्वायर करो, और आई मेरे 1 से लेके n तक जुड़ेंगे सारे टप्पल्स पे अलग अलग, और उसकी पावर 1/2। दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन लिख दिया मैंने इधर। ये है दिस इज माय डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन एक्स आर एंड एक्स एम, ठीक है भैया। ये एक्स आर है मेरा, ऐसा ही एक्स एम होगा। एक्स एम इज समथिंग, फिर से x1 x2 ऐसे चलेगा xn तक, ऊपर m मिलेगा सबके। तो n टप्पल के दो एलिमेंट्स के बीच की दूरी क्या, टप्पल वाइज डिस्टेंस डिफरेंस करो, मॉडुलस करो, स्क्वायर करो, सम करो, सबका अंडररूट कर दो। क्लियर है ये। अब इस अंडररूट को हटा दूंगा मैं, अंडररूट को हटा दूंगा तो ये अंडररूट इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, ये भी ठीक है भाई। अब स्क्वायर इधर चला गया, तो अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, क्योंकि इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एन ये समेशन है एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड साइड इज सम ऑफ एन टर्म्स एंड ईच ऑफ देम इज पॉजिटिव, और उन सब के सब में सारी की सारी पॉजिटिव है। ईच टर्म इज पॉजिटिव। तो कोई ऐसा भी नहीं कि कोई एक 7 थी दूसरी -5 थी, उसने छोटा कर दिया हो, ऐसा नहीं हो रहा। तो प्लस 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 करता सभी का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, और सबको जोड़ने पर भी लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है। तो फिर तो हर टर्म अलग अलग। देन फॉर ईच आई, जो मर्जी आई लू मैं 1 से लेके n तक कोई भी, ईच आई एक्स आई आर माइनस एक्स आई एम का स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। अभी समेशन को हटा दिया मैंने, ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ गए कि एन टर्म्स को जोड़ रहा था और सारी पॉजिटिव भी थी, तब भी 10 से छोटी रह रही हैं, तो सारी पॉजिटिव भी हैं, तो अलग अलग भी तो 10 से छोटी ही हैं। फिर वो अगर एक भी बड़ी होती और दूसरी भी पॉजिटिव उसमें जुड़ेगी, एक 12 होती पहले से ही टर्म, और भी कुछ ना कुछ और ही आके ऐड करना, तो टोटल ऑटोमेटिकली 10 से बड़ा ही रहना था फिर तो। लेकिन सिंस टोटल इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर and each term is positive, then for each term, for each I, this thing is less than epsilon square। अब इस स्क्वायर को हटा सकता हूं मैं, that for अब क्या बोलेंगे कि for each I xir minus xim is less than epsilon, ठीक है भाई ये बात, xir minus, and this is true for all r and m greater than equal to n। ये साथ में है ये वाला, यहाँ से लिखा था, ऊपर जो भी लिखा गया है एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट वो सब साथ में चल रहा है, दिस माइनस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या बोल दूंगा मैं, अब सिर्फ ये पढ़ेंगे, लेट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n सच दैट दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल r m ग्रेटर देन इक्वल टू n। दिस इंप्लाइज, ये तो मेरा एक्स आई आर ये वाली सीक्वेंस इज कोसी सीक्वेंस, कोसी सीक्वेंस इन आर, अब की बार आर एन नहीं आर, तो इसका मतलब हो गया टप्पल वाइज देख रहा हूं मैं, फॉर ईच टप्पल 1 से लेके n तक जो मर्जी टप्पल देखा मैंने, एक्स आई आर, ठीक है। जब मान लिया मैं थर्ड टप्पल को देख रहा था, तो थर्ड ये वाली जो सीक्वेंस बनती, थर्ड टप्पल्स की सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में आर्थ टर्म ये वाली टर्म, आर वाली टर्म, और एम वाली टर्म यहाँ नीचे कहीं एक्स एम आया होगा, एक्स एम में जो इधर लिख दिया था हमने, वो वाली टर्म जो कि थर्ड टर्म होगी। दिस टर्म का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आर एंड एम। जो ये टप्पल है, इसको टप्पल को कहीं लेते जाते रहो, ठीक, ऊपर वाले को, ठीक है, ऊपर वाले आर और एम के हैं टॉप में, वो वेरी कर रहे हैं, वो कुछ भी हो। जब ऊपर वाला वेरी कर रहा है तो 1 2 3 ये वेरी कर रहा है, नीचे जो आई है वो आई फिक्स है, वो रीच आई। तो इसलिए ये टप्पल वाइज थर्ड टप्पल ith टप्पल की सीक्वेंस होगी इन आर। ये रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर कंप्लीट होते हैं, ये एजम्पशन पहले से लेके चला हुआ, ये पहले आप प्रूव कर चुके हो, आर इज कंप्लीट। तो और ये कोसी सीक्वेंस होगी मेरी अब
आर के अंदर, जो कि कंप्लीट है, आर इज कंप्लीट। और कंप्लीट होने का मतलब क्या था कि एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन आर, लेकिन प्रूव कर रहे हैं हम आर एन में, तो ये टप्पल वाइज तो अलग अलग, फॉर ईच आई टप्पल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन आर। तो ये पहला टप्पल कन्वर्ट कर गया, मान लिया मेरा कि अल्फा 1 को, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं नीचे, पहला टप्पल कन्वर्ट कर गया अल्फा 1 को, दूसरे टप्पल्स की सीक्वेंस कन्वर्ट कर गया अल्फा 2 को, ऐसे तीसरी अल्फा 3 को, और nth वाली अल्फा n को। ये अलग अलग तो टप्पल वाइज सीक्वेंस ऐसे ऐसे कन्वर्ट करके जाएंगी। ये कोई ऑब्वियस है कि n टप्पल का एलिमेंट है, तो आर एन का तो एलिमेंट है, x एलिमेंट बोल दिया इसको। नाउ वी क्लेम दैट जो सीक्वेंस लेके चले हैं हम xn, वो मेरी इस x को कन्वर्ट करेगी भाई, इस x को। आर एन के अंदर ही x ढूंढा है हमने, और ये सीक्वेंस इस x को कन्वर्ट करेगी। अब मैं फिर से बैक जाता हूं, अभी तक हमारे प्रूफ क्या करना था हमने कि ये जो सीक्वेंस कोसी लेके चले हैं ये कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट के लिए कोई एल ढूंढना पहले पड़ेगा, कहाँ कन्वर्ज करेगी, उस एल की जरूरत है। ये एल ढूंढा है, दिस इज एल, जो कि कैसे ढूंढा, वो ऐसे ढूंढा कि कोसी सीक्वेंस, सिंस दिस इज ए कोसी सीक्वेंस, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो भी डेफिनेशन थी, देयर एग्जिस्ट एन, कि इस कैपिटल एन से आगे जो मर्जी दो टर्म लूं, उनकी दूरी आपस में लेस देन एप्सिलॉन, दूरी का फॉर्मूला लिखा आर एन में, और क्योंकि ठीक है, और अंडर रूट हटा के इधर स्क्वायर किया, समय पॉजिटिव टर्म्स का सम है लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ईच टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। अब ईच टर्म में तो स्क्वायर स्क्वायर से काट दिया, हर टर्म लेस देन एप्सिलॉन आ गई। तो फिर मैंने इसको पढ़ा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एन फॉर ऑल आर एम ग्रेटर देन एन, दिस थिंग इज लेस देन आर। तो ये टप्पल वाली जो सीक्वेंस थी आर के अंदर कोसी सीक्वेंस बन गई। आर क्योंकि कंप्लीट है, ये कन्वर्ज कर गई, जहां कन्वर्ज कर दिया उसको अल्फा आई नाम दे दिया। ये ऐसे करके मेरा पहले वाले का अल्फा 1, दूसरा अल्फा 2, nth का अल्फा n, ये जो x मिला मुझे आर एन के अंदर, अब मैं इसको l क्लेम करना चाहता हूं कि दिस सीक्वेंस xn विल कन्वर्ज टू x। ये प्रूव करना है अभी, तो उसके लिए प्रूफ आसान है। अभी प्रूफ के क्या करेंगे कि ठीक है, जो ये बीच वाला जो ये लाइन लिखी थी हमने, दिस, ये इसको पढ़ो बस, यहीं से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा था कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एन, आफ्टर एन जो मर्जी दो टर्म लूं, दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, इसकी पावर 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये इसको वापस से वही लिख रहा हूँ मैं, इस एप्सिलॉन स्क्वायर को हटा के इधर 1/2 पावर कर रहा हूँ, ये 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, स्क्वायर हटा, इधर स्क्वायर किया था, अंडर रूट हटाया था। तो दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल आर एंड एम, दोज आर ग्रेटर देन एन। तो अगर इनमें से एक को मैं इन्फिनिटी भी भगा दूं, तो तब भी वो एन से तो बड़ा ही रहेगा ना, किसी एक को इन्फिनिटी बना दूं तब भी वो एन से बड़ा है। सो दिस स्टेटमेंट इज स्टिल ट्रू इफ आई टेक आर ग्रेटर देन एन और m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख दूंगा तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। और जब m को इन्फिनिटी लेके जाएंगे, यानी कि m क्या है, टप्पल, मैंने i को फिक्स कर लिया और टप्पल को भगा दिया इन्फिनिटी पे, वो तो अल्फा i पे चला जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है, ये वाली लाइन सीधी बन जाएगी मेरी, दैट समेशन एक्स आई की पावर एक्स आई आर माइनस अल्फा आई, दिस थिंग स्क्वायर पावर 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ये बन जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है ये बात, समझ गए? क्योंकि ये ट्रू था मेरा ऑल आर एम ग्रेटर देन एन के लिए, और एम को इन्फिनिटी पे भी ले जाऊंगा तब भी ये लेस देन एप्सिलॉन रहता रहेगा। एंड दिस इज नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस थिंग इज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर एक्स एन एंड एक्स अल्फा आई, ये ith ट्रिपल अल्फा आई, यहाँ पे भी तो कहीं आएगा, ठीक है। ये सारे चेंज हो गए ना, क्योंकि समेशन लगा इधर, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 सारे चेंज हो गए, क्योंकि यहाँ पे समेशन था, दिस समेशन लेस देन एप्सिलॉन था फॉर ऑल आर और एम, जब जब भी एन से बड़ा रहता रहेगा, ये ट्रू था क्योंकि कोसी गिवन था। तो मैंने एक एम को इन्फिनिटी पे भेज दिया,
इन्फिनिटी बहुत बड़ा कर दूंगा तब भी वो n से तो बड़ा है ही, छोटा तो कर नहीं रहे, छोटा करने में दिक्कत हो सकती है कि ये स्टेटमेंट होल्ड ना हो। जब तक n से बड़ा रहेगा तो m को इन्फिनिटी पे भेजेंगे, m इन्फिनिटी पे जाने का मतलब है कि i तो फिक्स रह गया और m इन्फिनिटी पे चला गया, तो m इन्फिनिटी पे इसमें देखोगे तो टप्पल्स वाली चेंज हो रही है। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन जो किसमें किधर चेंज होता है, ऊपर वाले में इधर में 1 था, इसमें 2 था, इसमें 3 था, वो चेंज हो रहा है। वो मेरा हमने पहले मान रखा कि ये मेरा अल्फा आई को जा रहा है, ith टप्पल अल्फा आई को जा रहा है, पहला अल्फा उनको, दूसरा अल्फा 2 को, तो इसलिए ये इसमें कन्वर्ट हो गया इसमें। एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ xn एंड x, यही डिस्टेंस था फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था xn और x का, कि इसका ith टप्पल और इसका ith टप्पल का आपस में दूरी निकालो, स्क्वायर करो, समेशन करो, अंडर करो। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला इन Rn, तो दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अब वापस से ये लाइन पढ़ोगे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो कि मेरा डेफिनेशन में कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में होती थी, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n सच दैट यहाँ रखा है, सच दैट, उसके बाद सारा सीधा इधर, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन xn एंड l, ये l का काम कर रहा है मेरा, xn एंड l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, यही वाला कैपिटल N, फॉर ऑल r ग्रेटर देन कैपिटल N जो है ये वाली चीज, फॉर ऑल r कर दो इधर, चाहे तुम चाहो तो इसको xr कर सकते हो, xr r ग्रेटर देन n। ठीक है, तो ये xr लिख दिया मैंने, x1 x2 xr, फिर ये कैपिटल N मिल गया, इससे नीचे जो मर्जी xr उठाओ आप, उसकी दूरी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, उससे आगे वो तो नोटेशन की बात है, n में मेरा n टप्पल के एलिमेंट हैं और इधर वाला डेप्थ वाला n दोनों मिक्स मैच हो रहे थे। r ठीक है, r लिख के कर दो। ठीक है, ऐसे करके कन्वर्जेंस प्रूव करना है Rn को कंप्लीट। ऐसा ही जब LP करोगे तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, बस LP का एलिमेंट x2 भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, सारा ऐसे का ऐसा चलेगा। दिस डिस्टेंस, मैं सीधा प्रूफ पे चलता हूँ, कंप्लीट प्रूव करना है जहाँ पे LP को, CAB को और दूसरों को। ये तो Rn को कर रखा है, तो हमने अभी अभी प्रूव किया है। और जैसे कि L इन्फिनिटी को करना है, ठीक है, सबके प्रूफ एक जैसे हैं, यही जो बोल रहा था यही। L इन्फिनिटी को करना तो क्या करना पड़ेगा, एवरी कोसी सीक्वेंस, तो कोई एक कोसी सीक्वेंस लेके चलूंगा, लेट xm बी एनी कोसी सीक्वेंस, और उसको बाद में लास्ट में प्रूव करना है मुझे दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो लास्ट स्टेप होगा मेरा दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस xm सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हैंस दिस आर्बिट्ररी कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करके, इसलिए L इन्फिनिटी इज कंप्लीट। ठीक है, ये तो मेरा टारगेट हो जाएगा। तो जब ये प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, सिंस ये कोसी सीक्वेंस है, इसकी टर्म देखिए मुझे कैसी दिखेंगी, इसकी टर्म दिखेंगी क्योंकि L इन्फिनिटी में होती थी बाउंडेड सीक्वेंसेस, तो ये मेरी xi1 xi2 xi इन्फिनिटी तक ऐसे जाता रहेगा, बस ध्यान क्या है कि बाउंडेड सीक्वेंस है। और ऊपर m क्या लिख लिया कि पहली टर्म है तो ऊपर 1, दूसरी है तो 2, ऊपर m लिख दिया तो mth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब इनके आपस में दूरी क्या डिफाइन किया था हमने, L इन्फिनिटी में डिस्टेंस डिफाइन किया था सुप्रीमम, टप्पल वाइज डिफरेंस का सुप्रीमम। तो एक टर्म ले ली x कोई भी दूसरी, ठीक है, एक xm ले लिया, एक xn लिख दिया, xn इज इट्टा 1 सॉरी xi1 xi2, तो ऐसे ही चलेगा, ऊपर n रहेगा, ऊपर n। ठीक है, तो ये आ गया मेरे दूरी फॉर्मूला ये है, वो लेस देन एप्सिलॉन होगी, वो डिपेंड करेगा दूरी के फॉर्मूला पे। पिछली बार कुछ और फॉर्मूला था, अब की बार L इन्फिनिटी स्पेस है, इसमें कुछ और फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे। अब क्या किया था वहां पे कि सारे टर्म पॉजिटिव हैं, समेशन लेस देन दिस है, तो एक एक को भी अलग अलग में लेस देन कर सकता हूँ, तो वही कह रहा है ये कि क्योंकि सुप्रीम, ये स्टेप याद रखना है भाई, यही तो रखना है बस, पहले तो पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखी है,
अब ये इसमें मेरा जितने भी टप्पल हैं सारा का कंट्रीब्यूशन होगा। अब एक एक पे लेके आना है, सब में अलग अलग तरीके से एक पे लेके आया जाएगा। वहां तो लिखा था कि समेशन है, सारे पॉजिटिव हैं तो अलग अलग भी लेस होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि सुप्रीमम इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ईच ऑफ द टर्म ऑफ, ठीक है, इस तरह की सारी टर्म लेस देन एप्सिलॉन है, तभी तो सबसे बड़ा जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन हो पाएगा। तो इसलिए इसने सीधा लिख दिया सुप्रीमम की प्रॉपर्टी से कि देन फॉर ईच जे दिस अंडरलाइन जो सुप्रीमम के अंडर है दैट थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन। तब यहाँ से जे को फिक्स रखेगा ये, फॉर फिक्स जे, फॉर ईच फिक्स जे दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल दिस एंड दिस। अब एक को इन्फिनिटी पे लेके जाएगा, सिंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल एम एंड एन, एक को इन्फिनिटी पे ले जाए, ये एम को ले गया, चलो ठीक है, इसने एम वाले को ले दिया, एम पे लगा दो निशानी, क्या हो रहा है उससे, एक को इन्फिनिटी पे ले गया, तब भी ये होल्ड होता रहेगा। तो एक को ठीक है, तो ऐसे नहीं, अच्छा वो तो एक को तो बाद में लेके जाना है जब हम कन्वर्जेंस प्रूव करेंगे। अभी तो ये कोसी सीक्वेंस बन गई है फॉर ईच फिक्स जे, ठीक है, वो टप्पल वाली सीक्वेंस बन गई है। अब ये एम वेरी कर रहा है, यहाँ पे एम और एन वेरी कर रहे हैं, तो ईच टप्पल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इज कोसी सीक्वेंस, ठीक है। एमएथ और एनएथ टर्म, इसमें ये एमएथ वाली टर्म थी, ये एनएथ वाली टर्म थी, दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये कोसी सीक्वेंस है आर के अंदर, और आर कंप्लीट होता है इसलिए ये कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ये कन्वर्ज हो जाएगी। और जहां कन्वर्ज करेगी उसको एक्सआई 1, जहां दूसरा करेगा उसको एक्सआई 2, ऐसे करके बोल रहा है कोसी सीक्वेंस, ये मेरा इस पे कन्वर्ज करेगी टप्पल वाइज, पहले वाली एक्सआई 1 पे, दूसरी वाली एक्सआई 2 पे, ऐसे ऐसे चलती रही। इसको बोल दिया मैंने एक्स। अब यहाँ से अपना टारगेट शुरू होता है कि ये जो एक्शन सीक्वेंस लेके चले थे ये इस एक्स को कन्वर्ज करेगी, और ये एक्स मेरा इस स्पेस के अंदर भी होगा। दोनों चीजें प्रूव करनी है, एक्स मेरा एल इन्फिनिटी में भी होगा और दूसरा एक्शन सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज करेगी। कन्वर्जेंस वाला पार्ट ऑलवेज इजी रहेगा, ये वाला करना कि ये दोनों जीरो हो तो इनमें से एक को इन्फिनिटी पे भगा दोगे आप, वही वाला काम करना है। एक इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये मेरा एम हट जाएगा यहाँ से, फिर एक्स आई आई आ जाएगा यहाँ पे, तो ये दूरी हो जाए, और सिंस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई, तो सुप्रीमम भी होल्ड कर जाएगा ये, सिंस सारे के सारे एप्सिलॉन से छोटे हैं तो सुप्रीमम भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। वो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा एक्स का और एक्स एन का, इसलिए एक्स एन एक्स को कन्वर्ट कर गया, एक्स मेरा ये काम हो रह जाएगा, एक्स को एल इन्फिनिटी पे दिखाना, ठीक है। तो स्टेप लगभग सारे ऐसे ही चलेंगे, एक को इन्फिनिटी पे लेके, पहले इसको मैंने एक एक पे लेके आना है, आर में कन्वर्जेंट दिखाना है, टप्पल वाइज कन्वर्ट कराना है, जो लिमिट आ गई फिर इसमें से एक एम और एन को इन्फिनिटी पे लेके जाना है, फिर उसको एक्स आई आई लिख के कि ये डिस्टेंस इसका और इसके बीच का बन गया, एक्स एम एक्स को कन्वर्ट कर गया। एक्स एल इन्फिनिटी में ही ये अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा, जब एल पी स्पेस होगा तो एक्स को एल पी में दिखाना है। आर एन में हमने पिछली बार नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि एन टप्पल की चीजें थी, ये नीचे काम कर रखा है, ये कर रखा है दैट दिस मॉडुलस ऑफ दिस थिंग इज लेस देन समथिंग, ऐसे करके दिखा रखा, लेस देन एप्सिलॉन प्लस के एम, कोई के एम नंबर ढूंढा, हेंस दिस थिंग इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, ऐसे दिखाया, दिस एक्सआई आई इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, दिस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस है इसलिए ये एल इन्फिनिटी में भी चला गया और ये इसको कन्वर्ज भी कर रहा है, हेंस दिस आर्बिट्ररी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इनसाइड एल इन्फिनिटी, ऐसे करके, ठीक है। वो ये प्रूव करने हैं आपको सारे के सारे, एल पी को भी ऐसे ही है, कोई भी आ सकता है एग्जाम में 8 नंबर में, प्रूव दैट एल पी इज कंप्लीट, करना वही है कि एल पी से कोई आर्बिट्ररी कोसी सीक्वेंस लेके चलो, कोसी सीक्वेंस की डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है कोसी में, डिस्टेंस फॉर्मूला सब में अलग अलग है, यहाँ पी पावर करी 1/p करी, ये लेस देन, पिछले में सुप्रीमम था, उससे पहले में स्क्वायर था, स्क्वायर और 1/2 था, फिर यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो जाएगी कोसी की, कोसी का मतलब है भाई एन से आगे दो टर्म लूंगा उनकी दूरी आपस में लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, उनकी तो ये हाँ ये वाली वही लगा रखी है, एमएथ और एनएथ टर्म की आपस में दूरी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, दिस दूरी,
और यहाँ से अब क्या किया था हमने, समेशन को हटा के ये ईच ऑफ दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है। तो इसकी पावर पी कर देंगे, इधर ले जाके पावर पी कर दी, सारे पॉजिटिव हैं इससे लेस हैं, तो ईच ऑफ देम इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन की पावर पी। ठीक है, ये 1/p को उधर ले जाऊंगा। अब हर एक लेस इससे है तो फिर पी से पी कट जाएगा, एक एक टर्म में, अलग अलग टर्म में। हेंस दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, इसने सीधा लिख दिया यहाँ पे। आपको बीच वाला फिलिंग द ब्लैंक करना है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक करना है। इसने आगे कर रखा है, ये यहाँ नहीं था, ये यहाँ कर रखा है। ये पावर पी को इधर लेके गया और ये हर कोई लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो ये इसे काट के तो ठीक है, ये करोगे आप लेस देन एप्सिलॉन दिखा के ऐसे, ईच ऑफ देम फॉर फिक्स जी, हर टप्पल के लिए ये मेरा कोसी सीक्वेंस इन आर बन जाएगा, जो कि कंप्लीट होती है, हेंस कन्वर्ज कर जाएगी। तो टप्पल वाइज एक्सआई को कन्वर्ज करगी। ठीक है, और ये और तो अभी एक्सआई को इकट्ठे करोगे, ये एक्सआई को इकट्ठा किया, इसको मैं लिमिट क्लेम करूंगा कि इसको कन्वर्ज करेगा फर्दर। ठीक है, तो ये और ये एक्स मेरा एलपी में भी है, ये भी दिखाना पड़ेगा, एक्स इज इन एलपी, और जो सीक्वेंस लेके चला था वो इसको कन्वर्ज कर रही है, आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस एक्सएम जो लेके चला था मैं, वो इसको कन्वर्ज कर रही है। तो दो काम बच जाएंगे इन्हें। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट का वही है मामला जो ऊपर डेफिनेशन में लिखा था, ये आया था ये स्टेप, इसमें एक को इन्फिनिटी पे लेके जाना था, एन को इन्फिनिटी पे भेज दो, देन आल्सो दिस रिजल्ट होल्ड बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल दिस एक एन एम रह जाएगा, एन को इन्फिनिटी पे कर दिया, तो जो इन्फिनिटी पे गया वो तो ट्रिपल वाइज सीक्वेंस एक्सआई आई को कन्वर्ट कर जाएगा। ये डिस्टेंस बन जाएगी मेरी एक्सएम और एक्स के बीच की, वो मेरी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो फिर लिख देंगे कि ये कन्वर्ट तो कर गया इसको। एलपी में कब जाएगा ये एक्सआई, ये वाला पार्ट के लिए, ये एलपी में तब जाएगा जब एक्सआई की मॉडुलस की पावर पी कर दूंगा, एज ए सीरीज देखूंगा, ये कन्वर्ज कर जाएगा। ये होता था डेफिनेशन मेरा। ठीक है, एक्सआई जो भी सीक्वेंस है उसकी पावर पी करके मॉडुलस करके एज ए सीरीज देखूंगा, वो कन्वर्जेंट आनी चाहिए। तो फर्दर वो प्रूव कर रखा होगा इसने। इसमें थोड़ा दूसरा स्टैटिस्टिक्स, दूसरा लॉजिक लगा दिया कि ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, सिंस एलपी इज ए वेक्टर स्पेस, एलपी इज वेक्टर स्पेस, ये मिन्कोवास की इनक्वलिटी से प्रूव किया था, वेक्टर स्पेस होता था, कोई भी दो एलिमेंट यहाँ के उठाऊंगा उनका सम यही मिलेगा। तो उसने एक तो एक्सएम सीक्वेंस जो कोसी लेके चले थे, वो एक एक्स माइनस एक्सएम को भी ऊपर प्रूव किया इसने। ये था मेरा ये कन्वर्जेंस के बीच में जो आया था वही स्टेप इंप्लाई कर रहा था ये भी, और इन दोनों हाँ ना पहले कहाँ लेके चल रहा है, एक्सएम माइनस एक्स थोड़ी एक्स है, एक्सएम माइनस एक्स पता नहीं क्या, दैट इज इन एलपी। एक्सएम माइनस एक्स तो यहाँ से पता चला क्योंकि एक्सएम का mth ith ट्रिपल ये है, एक्स का ith ट्रिपल ये है, एक्सएम माइनस एक्स का ith ट्रिपल ये पूरा है, एक्सएम माइनस एक्स का वो भी एक सीक्वेंस होगी। ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस थी, दिस इज आल्सो ए सीक्वेंस, ये एक्सआई1 एक्सआई2 एक्सआई थी, दैट डिफरेंस इज आल्सो ट्रिपल वाइज डिफरेंस। उसका कोई भी ith ट्रिपल जो होगा वो होगा मेरा एक्स एम का, आई नीचे लिखना है मुझे, एम ऊपर लिखना है। ठीक है, इसके एलिमेंट तो ऐसे लिख रखे थे, और इसके एलिमेंट मेरे एक्सआई हैं माइनस एक्सआई, ये मेरा इसका ith एलिमेंट है। अब ये जो सीक्वेंस है ये एलपी में जाएगी, कब जाएगी ये एलपी में, जब इसकी मॉडुलस सम करूं, उसकी पावर 1/p करूं, वो फाइनाइट आए, वो कन्वर्ज कर दे। हाँ, पावर 1/p नहीं करना, इसकी सिर्फ पावर p करके जोड़ दूं तो वो फाइनाइट आ जाए। ठीक है, किसी भी, अब इस पूरे को कह रहा हूँ एलपी में कब जाएगा, एक को कह रहा था तो उस, ठीक है, अभी इस सीक्वेंस इज इन एलपी, इसकी आइए सारी टर्म्स का मॉडुलस करके पी पावर करके जोड़ो, ऐसे सीरीज बनाओ, तो ये वही कर रखा है यहाँ पे, इसी के पावर पी करके सीरीज बना रखी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आइए एंट्री दिए, उसकी पावर पी कर रखी है, मॉडुलस कर रखा है, सीरीज बना रखी है इन्फिनिटी तक, और वो फाइनाइट आ गई लेस देन। हेंस दिस थिंग जिसका ये ith एंट्री है वो इस एलिमेंट की ith एंट्री है एक्स माइनस एक्स की, वो मेरा एलपी में चला गया।
एक्सएम पहले से एलपी में लेके चल रहे थे। अब इनका सम और डिफरेंस जो भी किया इसने आगे पीछे कर लिया, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स से वाई वो भी मेरा एलपी में होगा, और वो फिर देखा इसने कि वो तो एक्स के इक्वल है, ऐसे करके प्रूव किया इसने एक्स इज इन एलपी। ठीक है, सब में ऐसी है। सीएफबी का प्रूफ भी सेम है भाई, सीएफबी इज कंप्लीट। सीएफबी कंप्लीट कब होगा, वही है, कोसी सीक्वेंस लेके चलोगे। कोसी सीक्वेंस है तो गिवन एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट एन, एन से आगे जो मर्जी दो टर्म लें, दोनों सीक्वेंस के बीच की दूरी लेस देन एप्सिलॉन होगी, दोनों टर्म्स के बीच की। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला चेंज हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है सीएफबी में, एल डी इन्फिनिटी वाला, जो कि हमने डिफाइन किया था, मैक्सिमम ऑफ एफ टी माइनस जी टी। इसका टी पुट करो, इसमें टी पुट करो, जो भी मेरा डोमेन है उसमें, ए से बी, जे इज ए से बी इंटरवल, एक्स एम टी माइनस एक्स एन टी, ये लेस देन एप्सिलॉन, ये कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब इसको पॉइंट पे लेके जाना है मुझे, ये मैक्सिमम हटाना है। तो जब मैक्सिमम लेस देन एप्सिलॉन है तो ये ईच ऑफ दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन, ये बिल्कुल कह सकते हैं हम, ईच ऑफ दिस फॉर एवरी पॉइंट टी नोट, एवरी पॉइंट टी नोट दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन। तब ये टी नोट पॉइंट पुट कर दिया मैंने पूरी सीक्वेंस में। सीक्वेंस थी मेरी x1 xn जो सीक्वेंस था, x1 x2 डॉट डॉट डॉट, ये सारे फंक्शंस थे, दिस इज आल्सो फंक्शन, दिस इज आल्सो फंक्शन, सारे फंक्शंस की सीक्वेंस थी सीएबी में। अब इनमें मैंने टी पॉइंट टी नोट पॉइंट पुट कर दिया फॉर ईच टी नोट, x1 एट टी नोट, x2 एट टी नोट। टी नोट पुट करने के बाद तो ये इमेज में चला जाएगा, ये सारे के सारे फंक्शन एक्स आई फंक्शन मेरे ए बी इंटरवल से आर पे थे मैप, रियल वैल्यूड फंक्शन थे जब सीएबी हमने डिफाइन किया था। ठीक है, एक्स आई लिख रहा है, वैसे एफ आई लिखता तो थोड़ा अच्छा दिखता, पर क्योंकि ये सारा कुछ एक्स आई में लिख रहा है तो ठीक है, हम समझ लेंगे कि एक्स आई फंक्शन है बस, जिसकी डोमेन है मेरा ए से बी इंटरवल आर रेंज है। अब टी नोट पुट करने के बाद फंक्शन में, अब तो मैं रेंज में पहुंच गया, आर में पहुंच गया, ये मेरी सीक्वेंस इन आर बन गई रियल लाइन के अंदर फॉर ईच टी नोट। ठीक है, आर के अंदर सीक्वेंस, और फर्दर हैविंग दिस प्रॉपर्टी दैट एक एन मिल रहा है, उससे आगे जो मर्जी दो टर्म उठाओ टी नोट पे, एक्स एमएथ टर्म और एनएथ, उनके आपस में दूरी लेस देन एप्सिलॉन, हेंस दिस सीक्वेंस इज कोसी सीक्वेंस इन आर फॉर ईच टी नोट, दिस इज ए कोसी सीक्वेंस इन आर। और आर कंप्लीट है तो हर टी नोट के लिए कन्वर्ज कर जाएगा, हेंस दिस थिंग इज कोसी सीक्वेंस इन आर। आर कंप्लीट है तो ये कन्वर्ज कर जाएगी सीक्वेंस फॉर ईच टी नोट। तो इसमें क्या किया, पॉइंट वाइज पॉइंट पुट किए फंक्शंस की सीक्वेंस में, हर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हर पॉइंट पे जो लिमिट आएगी उसको एक नया फंक्शन डिफाइन करेगा, एक्स फंक्शन, एक्स एट टी इज, एक्स एट टी नोट इज, ये जो सीक्वेंस थी इसकी जो लिमिट आएगी, हाँ ये कोसी बन गई, कन्वर्जेंट बन गई, तो कहीं तो कन्वर्ज करेगी, जो आंसर आएगा दैट इज एक्स ऑफ टी नोट, वो एल एल टी नोट कर देता हूँ, टी नोट। ठीक है, ऐसे करके एक नया फंक्शन डिफाइन करेगा अब एक्स फंक्शन ए बी इंटरवल से आर पर, दैट एक्स ऑफ टी इज नथिंग बट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स एन एट टी। जो एक्स एन सीक्वेंस में टी पुट करने पर जो लिमिट आई थी वो एक्स एट टी डिफाइन कर दिया। सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करता आ रहा हूं। अभी मेरा क्लेम क्या करूंगा कि ये एक्स एम सीक्वेंस इस एक्स को कन्वर्ज करेगी, फर्दर ये एक्स मेरा इस सीएबी में भी होगा, यानी कि ये एक्स फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा, एक्स इज कंटिन्यूअस, ये प्रूव करना है। और दूसरा एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, ये भी प्रूव करना है। एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, ये आसान है। इसी डेफिनेशन में एक एन को, ठीक है, एन को इन्फिनिटी कर दोगे, वही काम करना है। एन को इन्फिनिटी करूंगा तो एक्स एन टी मेरा एक्स टी बन जाएगा। ठीक, एन को इन्फिनिटी करूंगा तो यही लिख रखा है, ये एन को इन्फिनिटी करो, एक्स एन टी मेरा लिमिट जो है ये कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा, एक्स टी पे, यहाँ एक्स टी बन जाएगा। और एक्स टी और इसकी दूरी लेस देन एप्सिलॉन होगी मैक्सिमम, तो ये डिस्टेंस एक्स एन और एक्स का बन जाएगा। एक्स एन और एक्स की दूरी लेस देन एप्सिलॉन मतलब एक्स एन मेरा एक्स को कन्वर्ट कर गया। एक्स कंटिन्यूअस क्यों होगा, वाई एक्स इज इन सी एफ बी, ये पॉइंट और रह जाएगा। उसके लिए कह रहा कि सिंस दिस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एक लाइन में नपेट दिया इसने ये मामला।
ठीक है, ऊपर वाला तो ठीक था कि n को इन्फिनिटी लेके गया, इसको x बना दिया, जो कि मेरी डिस्टेंस बन गई, डिस्टेंस बन गई मेरी xn और x के बीच की, तो इसलिए xm x को कन्वर्ट कर गया, ये तो मामला हो गया ये। और कंटिन्यूस क्यों कह रहा है कि सिंस दिस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म वाली, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, और ये सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन थे, कंटिन्यूस फंक्शंस की यूनिफॉर्म लिमिट इज आल्सो कंटिन्यूस। रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में आपने ये रिजल्ट, तो इसलिए x भी कंटिन्यूस होगा मेरा, ठीक है। लिमिट फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, सारे कंटिन्यूस थे, तो ऐसे करके। अब अपने पास 20 मिनट हैं, 15-20 मिनट हैं, तो हम वापस से एलपी स्पेस का एक CFB का रिजल्ट रहता 14 नंबर पेज पे है। मिन्कोवस्की इनइक्वालिटी, होल्डर्स एंड मिन्कोवस्की इनइक्वालिटी करके अपना 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अभी, बिल्कुल सीधा सीधा, जो कि होता है एलपी स्पेस की ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए, या फिर एलपी स्पेस का को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए, दोनों के लिए ये जरूरी है। वेक्टर एडिशन बोल लें चाहे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ डी फॉर्मूला, दोनों में यूज होगा मिन्कोवस्की होल्डर। दोनों क्या है भाई, प्रूफ देखते हैं क्या होती है होल्डर इनइक्वालिटी, क्या होती है मिन्कोवस्की इनइक्वालिटी। प्रूफ से पहले एक ये छोटी सी कहानी है, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। P और Q को आपस में कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट बोल दूंगा इफ दिस कंडीशन होल्ड 1/p + 1/q = 1, ऐसा हो तो जैसे कि P और Q दोनों को 2 ले लूं मैं, Q को भी 2 ले लूं, तो वो आपस में कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट हो जाएंगे, क्योंकि 1/2 + 1/2 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये चलो P और Q कोई भी दो, जब सच दैट 1/p + 1/q = 1 ये लेके चल रहे हैं। अब सीधा यहां आ जाओ, अगर कोई फंक्शन हो आपके पास दैट y = x⁻p-1, ये एक फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा इसका x = x गिवन हो, x आउटपुट आए, अब की बार y उसमें इनपुट बन जाए, सम फंक्शन ऑफ y, ठीक है। इनवर्स का मतलब ये होता है ना भाई, x इनपुट देने पर y आउटपुट आ रहा था, तो अब की बार y को इनपुट ले, x आउटपुट दे, तो x आउटपुट = सम y का फंक्शन, और ये क्लेम कर रहा है कि ये मेरा y⁻q-1 आएगा। फॉर दिस फंक्शन दिस इज इनवर्स, इनवर्स आएगा ये। अब मुझे पता नहीं क्या आएगा इनवर्स, मुझे तो ये लग रहा है कि x का इसका इनवर्स होना चाहिए था, दोनों तरफ पावर कर दो y⁻1/p-1, y⁻1/p-1, ये इनवर्स होना चाहिए था। तो अगर 1/p-1 q-1 के इक्वल हो तब तो बात ठीक है, तो ये इसने ऊपर प्रूव किया कि 1/p-1 तो एक्चुअली q-1 के इक्वल है। बिल्कुल सिंपल सा इसका एलसीएम लिया, p q एलसीएम ले लिया, तो ये p + q/pq = 1, pq को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, pq = दिस, अब p और q को इधर ही ले आया, pq - p - q = 0, = 0 की बजाय ना +1 = 1 ऐसे लिख दिया, ठीक है। = 0 भी लिख सकता, तो दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया, और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा भाई। तुम करके देखोगे, p का q के साथ pq, p का -1 के साथ -p, अब -1 का q के साथ -q, -1 का -1 के साथ 1 = 1, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन से 1/p-1 = q-1, p-1 को दूसरी तरफ ले जाओ, 1/p-1 = q। Hence inverse of this function is this, y = x⁻p-1 का इनवर्स हो जाएगा x = y⁻q-1, ठीक है भाई। एक तो ये याद रख लो, कब है ये, दिस इज ट्रू इफ 1/p + 1/q = 1, इन दिस केस दिस इज ट्रू, 1/p + 1/q = 1 है, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स है। चलो अब इसका यूज करके होल्डर्स इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे भाई, ये होती है होल्डर्स इनइक्वालिटी। इधर आ जाओ, होल्डर क्या होती है वो जब प्रूव होगी जब देख लेंगे क्या होगा। उससे पहले एक ये छोटा सा रिजल्ट है अल्फा बीटा का। अगर ये ठीक है भाई, इस डायग्राम पे आ जाओ, ये लेंथ मेरी अल्फा है, दिस इज अल्फा दूरी, दिस थिंग इज बीटा, और ये रेक्टेंगल जो बन गई इसका एरिया हो जाएगा मेरा अल्फा बीटा, दिस इज
एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, चाहे ये ठीक है दोनों, और ये वाला जो एक फंक्शन बीच में बना रहा है, दिस इज दैट फंक्शन जो हम लिख रहे थे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर p माइनस 1, ये वाला कर्व उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, u इज इक्वल टू टी की पावर p माइनस 1। अब ये ग्राफ दो तरह से हो सकता है कि ये ग्राफ ऊपर वाली लाइन को पहले काट दे, डिपेंड कर रहा है p के ऊपर, या फिर हो सकता है कि ऊपर वाली को ना काटे, साइड वाली को इसको काट दे, तो इस तरह की शेप दिखेगी। ये ऊपर वाले को पहले काटेगा तो ऐसी शेप दिखेगी, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। एंड इन दोनों ही केसेस में, चाहे ऊपर काटे चाहे नीचे वाले को काटे, ये जरूर दिख रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन एरिया 1 प्लस एरिया 2, दोनों ही केसेस में, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला एक्स्ट्रा एरिया है और इसमें ये वाला एक्स्ट्रा एरिया है रेक्टेंगल से। 1 और 2 क्या है, 1 है इस कर्व के नीचे का एरिया, 2 है इस लाइन की तरफ का इस कर्व का एरिया प्रोजेक्शन, ठीक है, ये दोनों। तो ये बात तो क्लियर है ना भैया कि रेक्टेंगल का एरिया छोटा बन रहा है 1 प्लस 2 का एरिया से, तो ये 1 है मेरा प्लस ये 2 है, और ये मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो अल्फा बीटा है, वो तो बिल्कुल आसान है, अगर अल्फा लेंथ है बीटा हाइट है तो। ये 1 क्यों है, ये 1 है, 1 क्या कर रहा है भाई, इस कर्व के नीचे का एरिया एक्स एक्सिस तक, तो वो तो इस कर्व का इंटीग्रेशन 0 से अल्फा तक के इक्वल होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है एरिया अंडर द कर्व, तो इसलिए 1 इज एरिया अंडर दिस कर्व, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर्व, ये कर्व का इंटीग्रेशन इसी का t की पावर p माइनस 1 का। और 2 क्या है, 2 इज एरिया अंडर दिस फंक्शन, वो भी एरिया अंडर द कर्व है, लेकिन अब की बार इसको डोमेन बना दें अगर, if u is domain then area under the same curve is 2, so area under the same curve is integration again of the same function, but if this is the domain, अब की बार u को डोमेन बनाना है, इसको रेंज बनाना है, मतलब इनवर्स लेना है फंक्शन का, वो इनवर्स वाला फंक्शन था मेरा t इज इक्वल टू यू की पावर q माइनस 1, वो इनवर्स वाला फंक्शन था। तो इस फंक्शन का जब डोमेन मैंने u बना दिया, अब की बार डोमेन u बना लिया है, ये वाला डोमेन है, तो इसलिए एरिया du में आएगा, और u की लिमिट 0 से बीटा तक, 0 से बीटा तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, दिस इज 2 नंबर एरिया, तो ये इसके अल्फा बीटा इज लेस देन दिस, ठीक है, क्लियर है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, t की पावर p माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर p बाई p, और अगले का हो जाएगा u की पावर q बाई q, यहाँ पे t की पावर p बाई p, लिमिट लगा दो 0 से अल्फा, इसमें 0 से बीटा, t की जगह तो ये बन जाएगा अल्फा की पावर p बाई p, बीटा की पावर p बाई p। तो बस आपको याद रखना है अल्फा बीटा इज ऑलवेज लेस देन अल्फा की पावर p बाई p प्लस बीटा की पावर p बाई q बाई q, और p और q ऐसे हैं कि 1 बाई p प्लस 1 बाई q इज इक्वल टू 1। इस सारी कहानी में ये इसका रोल जरूर रहेगा, 1 बाई p प्लस 1 बाई q 1 है, इन दैट केस अल्फा बीटा इज ऑलवेज लेस देन अल्फा की पावर p बाई p प्लस बीटा की पावर q बाई q। इसका ये एक ऐसी जनरल इनइक्वालिटी है, इसका यूज होगा अब ओल्डर और मिन्कोवास्की को प्रूव करने के लिए। ओल्डर का प्रूफ देखते हैं भाई। ओल्डर में इसने क्या कहा कि जाई एन एक्स एक्स एक एक्स तो ले लिया ये एलिमेंट, वाई ले लिया ये, अच्छा एक्जाई आई और इटा आई जो है ये सीक्वेंस की नोटेशन है इस बुक में, दैट एक्जाई 1 एक्जाई 2 एक्जाई 3 ऐसे करके एक सीक्वेंस ले ली, दूसरी सीक्वेंस ले ली इट्टा 1 इट्टा 2 इट्टा 3 डॉट 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 डॉट, दोनों ले लिए एलपी में, दोनों की दोनों सीक्वेंस एलपी में ले ली। एलपी में ले ली तो एलपी में तो तब जाती हैं जब इनकी मॉडुलस का पी पावर करके सीरीज करूं और ये फाइनाइट आ जाए, तब होती है। तो यहाँ पे दो केस कंसीडर करें इसने, पहले तो वो वाला एलिमेंट लिया जिसकी पावर पी करने पर 1 ही आता है, फाइनाइट आना चाहिए था, तो यानी कि 1 आएगा, यूनिट मॉडुलस वाले वेक्टर्स ले लिए। उनके लिए क्या कह रहा है कि उनके एक को तो अल्फा ले लो, दूसरे को बीटा, जो ऊपर अभी प्रूव करके आए हैं हम, अल्फा बीटा लेस देन होगा अल्फा की पावर p बाई p प्लस बीटा की पावर q बाई q, ये वाला फॉर्मूला फॉर दिस अल्फा एंड दिस बीटा लगा दे भाई,
अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इसकी पावर p बाई p, इसकी पावर q बाई q, और अब लगा दे समेशन। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल i। अब समेशन लगा दो दोनों तरफ, समेशन दिस इज लेस देन समेशन दिस प्लस समेशन दिस। अब इस पे समेशन जब लगा है, समेशन 1 बाई पी एक्जाई आई की पावर p, ये 1 बाई पी सब में ये तो बाहर आ जाएगा, समेशन इधर आ जाएगा, और ये वाला समेशन पहले ही मान के चल रहा है कि दिस इज 1 लेके चल रहा है, ऐसे दूसरे में भी 1 लेके चल रहा, तो इधर भी 1 बाई क्यू बचेगा, 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू जो कि 1 है। तो एक्जाई आई इट्टा आई का प्रोडक्ट इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 जब एक्जाई आई ऐसा हो, इट्टा आई ऐसा हो। अब आर्बिट्रेरी एक्जाई आई एलपी में आर्बिट्रेरी वाई एलिमेंट एलक्यू में लेके चले, आर्बिट्रेरी है तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया इसके नॉर्म से, x बाई नॉर्म x अगर करता हूं तो उसका मॉडुलस बन जाता है 1। पहले भी बहुत यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये नीचे वाला जो है पावर p समेशन और उसकी पावर 1 बाई p, ये हम आगे जाके नॉर्म डिफाइन करेंगे, नॉर्म ऑफ x। अगर इफ x इज दिस देन इट्स नॉर्म इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर है, ith टर्म्स की पावर p करो, जोड़ो, पावर 1 बाई p कर दो। पावर p करने पर तो फाइनाइट आना चाहिए एलपी में होने के लिए, तो जो फाइनाइट है उसकी पावर 1 बाई p और करनी थी। ठीक है, ये यूनिट मॉडुलस के बना लिए अभी, एक्जाई आई भी इट्टा आई भी यूनिट के बन गए, तो ये वाली इक्वेशन 8 जो थी मेरी होल्ड होगी। अब इन दोनों के लिए इक्वेशन 8 लगा दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, जब प्रोडक्ट और समेशन। ठीक है, इसमें ये पुट कर दिए मैंने, सिर्फ एक्जाई समेशन और इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 1। अब इनका प्रोडक्ट करूंगा तो एक्जाई आई इट्टा आई, और डिनोमिनेटर वाला फिर उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा इधर ही लिख देते हैं, दिस इज समेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन एक्जाई आई की पावर p उसकी पावर 1 बाई p मल्टीप्लाइड विद समेशन इट्टा आई की पावर q और पूरे की पावर 1 बाई q। ठीक है, इन दोनों को ये लगा दो आप, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ये बन गया, ये प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू दिस टाइम्स दिस, एक एलपी से है एक एलक्यू से है। ये वाला एक एलिमेंट तो एलपी से लेके चले हैं, दूसरा एलक्यू से लेके चले हैं, और 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू जहाँ पे 1 है, ऐसे वाले एलपी और एलपी से लेके चले थे। x इज इक्वल टू एक्जाई आई, वाई इज इक्वल टू इट्टा जे इट्टा आई। ठीक है, तो अब कह रहा है कि p और q को अगर 2 ले लूंगा फिक्स, तो ये तो होगी मेरी ऑर्डर इनक्वलिटी, p और q को 2 करूंगा तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इज आल्सो 1, तो उस केस में सेम इनक्वलिटी को बोल देंगे दिस इज कोशी स्क्वायर्स इनक्वलिटी, कोशी स्क्वायर्स इनक्वलिटी। तो आज का टाइम हो गया, यही रोकते, मिन्कोवास्की को देखेंगे कल, मिन्कोवास्की इनक्वलिटी अगली क्लास। हाँ भाई, आपकी पीडीएफ तो हमारी कोई पीडीएफ से बात डिफरेंट नहीं, है। बातें वही है। नहीं सर, इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो कि हमारी पीडीएफ में नहीं दी हुई। डिस्टेंस वाली बुक में, हाँ जी सर। हाँ जी हाँ सर। वो, अरे तुम जब थोड़ा समझ जाओगे, पढ़ क्या लिखा है उसको समझ में आने लग जाएगा, तो तुम्हें दिखेगा कि यही चीजें हैं। अब मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा तो उसमें, हाँ सर, ऐसे तो यही चीजें हैं, हाँ लेकिन जैसे ये एलपी स्पेस में जो इसकी डेफिनेशन वगैरह है, हाँ इसमें कौन से एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे, वो चीजें हमारी बुक में नहीं दी हुई, हाँ, तो नहीं दी तो अच्छा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है थ्योरम्स में। हाँ तो अब इजी हो जाएगा उसको समझना। तो सर आप ये पीडीएफ शेयर कर देना हाँ, ना। ये पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा बस क्लास खत्म करते ही। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, ठीक है, तो मिलते हैं भाई कल 5 बजे फिर से। 6 बजे वाला लिंक ज्वाइन करना है, अगर आपका कोई और ग्रुप है तो उसमें भी डाल दो, 2 घंटे क्लास चलेगी, 1 यूनिट अपनी। हाँ, सर अटेंडेंस 5 o'clock डाल दी थी, अब वापस डालनी है क्या? ना ना, एक बार बस, एक बार डाल दी थी बस, 2 घंटे की अटेंडेंस होगी आपकी।
ओके सर।